Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 18th of June 2024. तो गाइज आज है तारीख 18 जून 2024 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है पालामू टाइगर रिजर्व को, कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। डेली बेसिस पे हम यहाँ पर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में कई बार हमने वीडियोस के अंदर में पढ़ा हुआ है, तो उसी के बेसिस पे ये सवाल पूछा गया है। क्वेश्चन बोलता है कि आपके पास में दो स्टेटमेंट्स हैं, बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है ये एक प्रकार की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि मान लीजिए एक सिटीजन है, वो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 का इस्तेमाल करके गवर्नमेंट से कोई इंफॉर्मेशन मांगना चाहता है, लेकिन उसको कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई है। तो अगर उसको यहाँ से इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है तो क्या वो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन तक जा सकता है? तो बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही हैं, या फिर डी दोनों के दोनों गलत हैं। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूं। बाय द वे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर। लेकिन दोस्तों उस आर्टिकल पर हम आए, मेरी 2-4 बातें हैं उसको बहुत ध्यान से सुनना। दोस्तों आज से जो हमारा ये वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। आप देख पा रहे होंगे वीडियो का लेंथ अच्छा खासा है आज। क्यों? क्योंकि इतने ही सारे इंपॉर्टेंट सोर्सेज को ऐड किया गया है। अभी आपने देखा जो यूपीएससी 2024 का प्रीलिम्स पेपर हुआ, फिर 2023 का पेपर आपने देखा, उसमें केवल द हिंदू पढ़ना आपके लिए इनफ नहीं रहेगा, वो हमको एग्जैक्टली दिखाई पड़ रहा है। यूपीएससी ने जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे हैं, इतने सारे क्वेश्चन इंडियन एक्सप्रेस से आ रहे हैं, पीआईबी से डायरेक्टली स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। कल मैंने आपको पूरा का पूरा डिटेल जो वीडियो है वो शेयर किया हुआ है। परसों जो एग्जाम हुआ था उसका एनालिसिस आपको प्रोवाइड करवाया, चैनल पर अपलोडेड, एक बार चेक कर लेना। देखो इस बार हुआ ये कि हमने जो ये वीडियोस अपने क्रिएट किए थे उसमें मैंने कुछ सोर्सेस ऐड करना शुरू किया था और वहां से क्वेश्चन फंस गए बहुत सारे। ऐसी कहानी लास्ट ईयर की देखने को मिली। हर बार ऐसा हो रहा है दोस्तों। तो अपने आप को केवल एक जगह तक सीमित रखना। हाँ, ऐसा होता है कि आप अपने आप को एक सोर्सेस तक स्टिक रख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। मैं एक ही वीडियो के अंदर आपकी हर एक चीज़ कवर करने की कोशिश करूंगा, कोशिश नहीं करूंगा ही करूंगा, ठीक है। जैसे आज का वीडियो आप देखेंगे उसमें द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस के जो इंपॉर्टेंट सोर्सेस हैं, एडिटोरियल्स हैं, वो हर एक चीज़ को मैंने कवर की हुई है। तो कहने का मतलब है केवल एक वीडियो आपने लेकर चलना है करंट अफेयर्स के लिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। ये वीडियो का मेन टारगेट यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी है, लेकिन उसके साथ साथ दूसरे एग्जामिनेशंस वाले भी इसको देख सकते हैं, स्पेशली एसएससी या फिर दूसरे स्टेट पीएससी के जो एग्जामिनेशंस दे रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अब से खासकर इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो दोस्तों मेक श्योर करना वीडियो को मॉर्निंग में देख लो। मैं कोशिश करूंगा 6 से 7 के बीच में डेली बेसिस पर ये वीडियोज़ अपलोड हो जाएं। आप उसको आराम से 9 बजे तक देखें, 10 बजे तक देखें, आपकी मर्जी है। देन उसके बाद अपने मतलब शेड्यूल्स के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। फिर अपना जो बचेगा दिन उसमें स्टैटिक पोर्शन की तैयारी करें। मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, ये वीडियो देखने के बाद में करंट अफेयर्स को इधर से उधर से कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ऑब्वियसली वीडियो काफ़ी लंबा है, बहुत सारा डेटा है, तो रिविजन करवाने की जिम्मेदारी भी मेरी है। मैं मंथ के लास्ट में कुछ टॉपिक वाइज रिवीजन लेकर आऊँगा, तो उसको भी आप कवर कर सकते हैं। फिर लास्ट में मंथली वाइज कवर कर लेंगे, तो आपको लास्ट में क्या होगा, जो मंथली कंपाइलेशंस होते हैं इधर उधर फॉलो करने की ज़रूरत होती है वो भी नहीं पड़ेगी। कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जिस तरीके से वीडियो को तैयार किया गया है उसको अगर आप देखते हो, अच्छे से समझते हो, क्वेश्चन मिलेंगे बीच बीच में, उन क्वेश्चन को लगाना। यूपीएससी ने जैसे क्वेश्चन पूछे हैं उसी पैटर्न पर तैयार करे गए हैं। मेंस के क्वेश्चन मिलेंगे, 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। आप अपने हिसाब से अपने चॉइस के बेसिस पर अटेम्प्ट करना। अच्छा खासा डेटा आपको मिल रहा है डेली बेसिस पे।
ठीक है, तो एक वीडियो में सारे के सारे करंट अफेयर्स कवर हो रहे हैं। इस चीज़ को मेक श्योर करना, अच्छे से पढ़ना चीज़ों को, बाकी सभी जगह से मैच कर लेना, आपको बहुत ज़्यादा फायदे होने वाले हैं। मैं ये सारी बातें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको भी इन वीडियोस को सपोर्ट करना होगा। बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। जहाँ पहले लग रही थी, मतलब जहाँ पे हम केवल एक जगह से कंटेंट तैयार कर रहे थे तो वहाँ पे 2 से 3 घंटे लगते थे। यहाँ पे दोस्तों 7 से 8 घंटे लग चुके हैं कंटेंट को प्रिपेयर करने में। अभी उसके बाद रिकॉर्डिंग का जो टाइम है वो अलग, तो एक मेहनत लगी है डेफिनेटली, लेकिन मैं खुद इन चीज़ों को देख पा रहा हूँ कि ये इम्पॉर्टेंट होने वाली है। और जो आगे का टारगेट लेकर चल रहे हैं, 2025 का यूपीएससी का प्रीलिम्स लेकर चल रहे हैं, उनको प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ये वीडियोस बहुत अच्छे से फॉलो करना है। वो आगे के एग्जाम में देखेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस हम टारगेट करने की कोशिश करेंगे। समझ गए? चलिए, अब कोई बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहला टॉपिक हमारा जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज़ और, ये ना आज हमने सेशन को अलग तरीके से करके शुरुआत की है। धीरे धीरे इसमें बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स होने वाले हैं। मेरे को थोड़ा टाइम कम मिला था, इस वजह से यहाँ पर जो चीज़ें हुई हैं मैंने ऑर्गेनाइज कर दी हैं। इसको बहुत बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। आने वाले 1 सप्ताह में ये वीडियो टॉप क्लास हो जाएगा पूरे यूट्यूब पर। ठीक है, मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। चलिए, अब बात हो रही है यहाँ पर एक फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया की। एक ऐसा बैक्टीरिया जो कि मांस खाता है, ये अभी चर्चाओं में आया। हुआ दोस्तों यहाँ पर ये कि ये जो बैक्टीरिया है, इसको लेकर बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल जगह जगह पर कवर हुए। टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, उसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस, एनडीटीवी, सीएनएन, ये सभी आर्टिकल्स मैंने वीडियो में लगा भी रखे हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने भी बहुत डिटेल से चर्चा की गई है इसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे बताया ये जा रहा है कि जापान के अंदर में मांस खाने वाले बैक्टीरिया का एक बहुत बड़ा आउटब्रेक देखने को मिला। ये इतना खतरनाक आउटब्रेक है दोस्तों कि मेंशन किया जा रहा है 48 घंटे के अंदर अंदर उस इंसान की जान चली जा रही है जिसको यहाँ पर इस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया है। तो ये अपने आप में एक डिजास्टरस सिचुएशन है। सवाल यह है, क्या ये प्रॉब्लम, ये बीमारी दूसरे कंट्रीज में फैल सकती है या नहीं फैल सकती है? इसको लेकर हमारी रिपोर्ट्स क्या बोलती हैं, आइए एक एक करके समझते हैं। कुछ साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज भी हैं, वो टर्म्स आपको प्रीलिम्स के लिए ज़रूर से पता होनी चाहिए। ये आप देख पाएंगे, मैंने बताया कि ढेर सारे न्यूज़ आर्टिकल्स लगातार इसकी चर्चाएं कर रहे हैं। तो न्यूज़ में क्यों है कि अभी हाल ही में जापान में कोविड-19 को लेकर कई सारे रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिले, वो सारी चीज़ें ठीक हुई, तो अब यहाँ पर एक नई बीमारी आ गई। और ये बहुत ही रेयर केसेस होते हैं दोस्तों। ये बस खाली आप फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया लिख भी दोगे तो आपको इतने सारे इमेजेस मिलेंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, गूगल पर, लेकिन वो काफ़ी डिस्टर्बिंग है, तो वो इमेजेस मैंने यूज़ नहीं किए हैं, वरना देखते देखते यहाँ पर थोड़ा सा माइंड जो है वो मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। अब बात यहाँ पर यह है कि जो केसेस हैं फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया के, इसको कोई नाम वगैरह दिया गया है क्या? हाँ बिल्कुल, एक नाम है STSS, स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये जो टर्म है ये इंपॉर्टेंट है। इस डिजीज का नाम यही है, एक बार और बोलता हूं, स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। ये एक ऐसी डिजीज है कि एक इंसान को हो जाए तो 48 घंटे के अंदर अंदर, यानी 2 दिन के अंदर अंदर उस इंसान की मृत्यु हो जा रही है। जापान का जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज है, वहां से जो डेटा निकाला गया है उसके हिसाब से पता चला दोस्तों कि इस साल जापान में लगभग 1000 केसेस आ चुके हैं इस बीमारी के, और ये पिछले साल के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो धीरे धीरे जो सिचुएशन है वो गंभीर हो रही है। अब थोड़ा सा यहाँ पर जो फैक्ट्स होते हैं STSS के बारे में, उसको थोड़ा सा जानते हैं। ठीक है, ये जो STSS है, स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, ये क्या है? एक सीवर इन्फेक्शन, एक बहुत खतरनाक इन्फेक्शन। लेकिन सवाल यह है ये होता किसकी वजह से है? एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, उसका नाम है ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया मेन कारण है इस इन्फेक्शन के पीछे का। ये बैक्टीरिया जब बॉडी में जाता है तो बहुत सारे जहर को प्रोड्यूस करता है, उससे बॉडी के अंदर जो आपके टिश्यूज हैं दोस्तों वो डैमेज होने लगते हैं, बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, बॉडी में शॉक लगने लगते हैं। ये जो बैक्टीरिया है ये धीरे धीरे करके आपकी ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाता है, ऑर्गन्स में एंटर कर जाता है, फिर धीरे धीरे दोस्तों थोड़े ही समय में बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो फेल होने लगते हैं। और अब बात आती है इसके लक्षण की, कि लक्षण क्या दिखाई देंगे। स्टार्टिंग में दोस्तों सबसे प्रॉब्लम वाली बात यह है कि अगर ये बैक्टीरिया किसी के बॉडी में एंटर करता है या उसको ये प्रॉब्लम हो चुकी है या इन्फेक्शन हो चुका है, तो स्टार्टिंग में केवल यहाँ पर बुखार रहेगा, मांसपेशियों में दर्द रहेगा, उल्टी आती रहेगी। लेकिन दोस्तों यही कंडीशन एकदम से जानलेवा में बदल जाएगी। एकदम से ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, सूजन होने लगेगी और आपके ऑर्गन्स फेल करने लगेंगे, बॉडी शॉक में चली जाएगी। तो ये कुछ इसके सिम्टम्स बताए गए हैं।
फिर यहाँ पे यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, जो ये इंपॉर्टेंट बॉडी है दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग बताया यह गया है कि भले ही यहाँ पर इसका ट्रीटमेंट आप क्यों ना दे दो, ट्रीटमेंट के बावजूद भी दोस्तों ये जो STSS है ये डेडली है, ये जानलेवा है। अगर ये 10 लोगों को हो रहा है तो उन 10 में से 3 लोगों की ये जान ले ही रहा है और आगे भी लेगा। ये इतना गंभीर सिचुएशन है, ऐसा जो मल्टीनेशनल रिपोर्ट्स है वो भी यहाँ पर मेंशन करती हैं। तो जापान में दिक्कतें बड़ी हैं, जापान में चिंताएं भी बढ़ रही हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों 2 जून तक अगर हम देखते हैं तो जापान की हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है यहाँ पर 977 केसेस रिकॉर्ड कर लिए गए हैं इस पर्टिकुलर बीमारी के। तो ऑलरेडी 1000 के आसपास केसेस यहाँ पर पहुँच चुके हैं, जबकि पिछले साल ये केसेस बहुत ही ज़्यादा कम थे। और अभी तक दोस्तों 1999 के कंपैरिजन में देखें तो अभी तक के सबसे ज़्यादा केसेस एक पर्टिकुलर ईयर में अब की बार ही पाए गए हैं जापान में। तो ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। लास्ट ईयर भी यहाँ पर 900 के आसपास केसेस थे, इस बार उससे भी ज़्यादा हो गए। और पिछले साल लगभग 100 लोगों की डेथ हुई थी दोस्तों इस बीमारी की वजह से, ये बताया गया है। और इस बार भी कई लोगों की जान जा चुकी है और वो नंबर अभी काउंटिंग में चल रहा है। यहीं पर एक प्रश्न और उठता है जिसकी वजह से दुनिया भर में जो चिंताएं हैं वो फैली हुई हैं कि जैसे कोरोना फैला था, क्या ये बीमारी वैसे फैल सकती है दूसरे देशों में? तो दोस्तों इसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं, बिल्कुल हैं। अभी के समय पर केवल जापान में फैल रहा है ये, लेकिन इसमें यहाँ पर एक और रिस्क है कि हाँ दुनिया भर में ये फैल सकता है, लेकिन जो इंटरनेशनल ट्रैवलिंग हो रही है उसकी वजह से। तो कई सारी कंट्रीज आने वाले समय पर हो सकता है जापान के साथ में जो इंटरनेशनल ट्रैवलिंग है उसको थोड़ा सा कंट्रोल करें, उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाएं अगर जापान में ये केसेस नहीं थमते हैं तो। अब दोस्तों बात यह है कि इस पर्टिकुलर बीमारी को टैकल करने के लिए, इससे बचने के लिए हमें क्या उपाय लेकर चलने होंगे? सबसे पहले साफ सफाई, एक गुड हाइजीन को मेंटेन करना होगा। रेगुलर बेसिस पर हाथ धोते रहो। अपने स्किन इंजरीज, कहीं पर भी खाल में कोई कट वगैरह लगा है, कोई यहाँ पर घाव हो गया है तो उसको प्रॉपर तरीके से एक ट्रीटमेंट देना ज़रूरी है, नहीं तो उस घाव के ज़रिए बैक्टीरिया बहुत आराम से घुसता है और उसके बाद यहाँ पर बॉडी में जाने के बाद मांस को खाने के जो शुरुआत है वो ये कर देता है। तो यहाँ पे बोला ये जा रहा है कोई भी इन्फेक्शन आपके बॉडी में, कोई भी घाव है तो प्लीज़ उस पर एक इमीडिएट मेडिकल अटेंशन दीजिए और प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट देके उस घाव को तुरंत ठीक कीजिए। तो ये यहाँ पर दूसरे कंट्रीज़ में फैलने को लेकर जो सवाल था उसका ये आपका जवाब हो गया। तो ये तो दोस्तों यहाँ पर पहला आर्टिकल हमारा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। स्पेशली कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, स्पेशली प्रीलिम्स में। आगे आते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक और महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के PDF वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसा आपने देखा ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया, इस आर्टिकल में बहुत सारा जो बैकग्राउंड डेटा है, जो ये नोट्स है दोस्तों, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वो सब मैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड करवाता हूँ। और वो सारा डेटा एक PDF में कंपाइल करके इस ग्रुप में दिया जाता है। एक ऐसा PDF जिसका प्रिंट आउट वगैरह आप निकलवा सकते हैं, एक ऐसा PDF जो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको मिलता है, एक ऐसा ग्रुप आपको मिल जाता है दोस्तों जिसमें सारा कंटेंट आपका सिक्योर रहता है। यानी इस चैनल पर जुड़े हैं और आज से इन वीडियोस को देख रहे हैं, आगे की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप को ज्वाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे करंट अफेयर्स की टेंशन बिल्कुल ख़त्म ही कर देनी है। इस ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फी पेमेंट है दोस्तों वो बहुत ही मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। थोड़े दिनों में ही आपका जो अमाउंट है रिकवर हो जाएगा, आपको खुद भी फील हो जाएगा, लेकिन बेनिफिट्स फिर भी मिलते रहेंगे। अब ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, व्हाट्सएप पर जाना। यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को अच्छे से चेक कर सकते हैं कि हाँ मुझे कहाँ पर फ़ायदे हो रहे हैं, और अपने आप को पूरी तरह से सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। बाकी दोस्तों मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। 5000 लाइक्स का टारगेट होता है जिसको आप सभी लोग सपोर्ट कर सकते हैं। अगला आर्टिकल आज के द हिंदू अखबार में बिल्कुल पेज नंबर 1 पर ही आपको ये न्यूज़ मिल जाएगी। उसके अलावा पेज नंबर 4 पर अलग अलग पेज नंबर पर यहाँ पर इस आर्टिकल को कवर किया गया है। आपको पता होगा कल एक बहुत बड़ी जो घटना है वो घटित होती है बंगाल के अंदर में, स्पेशली जो न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन है उसी के पास में एक और स्टेशन है जहाँ पे उसका नाम है रंगापानी रेलवे स्टेशन। तो रंगापानी रेलवे स्टेशन पर दोस्तों यहाँ पर एक ट्रेन खड़ी हुई थी, पैसेंजर ट्रेन।
पैसेंजर मतलब वो एक्सप्रेस ट्रेन थी जिसका नाम था कंचनजंगा एक्सप्रेस। तो कंचनजंगा एक्सप्रेस उस पटरी पर खड़ी हुई थी, पीछे से मालगाड़ी आती है और आने के बाद में यहाँ पर सीधा उस एक्सप्रेस ट्रेन में टकरा जाती है। टकराने से दोस्तों एक बड़ी दुर्घटना हुई है। बताया जा रहा है कि कई सारे लोगों की जान जा चुकी है और अभी घायल वालों की संख्या भी जो है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। ये फोटो जो आपको दिख रहा है, इस फोटो में आपको जो ये येलो कलर वाली ट्रेन दिख रही है, यही है कंचनजंगा एक्सप्रेस। ये इसमें पैसेंजर बैठे थे, लेकिन अच्छी चीज़ दोस्तों यहाँ पर यह होती है कि इस गाड़ी में पीछे कोई व्यक्ति नहीं बैठा था। इसमें पीछे अगर आप देख पाओगे तो केवल ये सामान रखने वाला गुड्स वाले डब्बे रहते हैं, 2-3 डब्बे गुड्स वाले रखे गए थे इसमें, जो कि बहुत अच्छा हुआ। नहीं तो अगर यहाँ पे कुछ लोग होते दोस्तों तो एक बहुत बड़ा डिजास्टर देखने को मिल सकता था। जो डेथ जिनकी हुई है उनकी संख्या बढ़ सकती थी। ठीक है, तो इनमें ये गुड्स वाले डब्बे थे। जो पीछे आपको ये ग्रीन कलर का इंजन दिख रहा है ना, ये मालगाड़ी का इंजन है। ये आप देख पाओगे ब्लू कलर का डब्बा है। तो मालगाड़ी आई, पीछे से सीधा टकरा गई। ये देख पाओगे हवा में चला गया पूरा इस एक्सप्रेस ट्रेन का डब्बा, और मालगाड़ी पीछे से यहाँ पर बिखर गई पूरी तरह से। लेकिन आगे जो लोग बैठे थे दोस्तों उनमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर कह सकते हो कुछ लोगों की जान गई है, कुछ लोग यहाँ पर घायल भी हुए हैं। हम चाहते हैं कि जल्द से वो जो लोग इंजर्ड हैं वो रिकवर हो जाएं। गवर्नमेंट ने भी यहाँ पर 10 लाख रुपए का जो एक्स ग्रीशा कंपनसेशन है उसको यहाँ पर अनाउंस किया है। वैसे इसके बारे में विस्तार से जानना है तो ऑलरेडी कल ही जब यह हादसा हुआ था तो उसके कुछ ही घंटों में मैंने ये वीडियो आपके सामने प्रोवाइड करवा दिया था। तो चाहे तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं, चैनल पर अपलोडेड है, अच्छे से वहाँ पर हर एक जानकारी को दी गई है। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल आज के न्यूज़पेपर का एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों, जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से आप लिंक कर सकते हैं, वर्ल्ड न्यूज़ वाले सेक्शन में इसको ऐड कर सकते हैं। बात यहाँ पर यह हो रही है, इंडिया के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल जी, अभी हाल ही में ही दोस्तों उनको वापस से एनएसए चुना गया है, यानी अजीत डोभाल जी 3.0 आप कह सकते हो। हम मोदी 3.0 की बात कर रहे हैं, अजीत डोभाल 3.0 भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इस बार। इनको वापस से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बना दिया गया है। तो अभी कल के दिन यानी कि 17 जून को हमारे देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल जी, साथ ही साथ में यहाँ पर यूएसए के यहाँ पर आप देख पाओगे जो एडवाइज़र हैं वो, इन दोनों के बीच में कई सारे डिस्कशंस हुए हैं। और डिस्कशंस होते हुए यहाँ पर अमेरिका और साथ ही साथ भारत ने मिलकर जो आईसीईटी कॉपरेशन है दोनों के बीच में उसको रिव्यू करने के ऊपर फोकस किया है। दोनों देश कैसे आपस में डिफेंस रिलेशंस को मजबूत कर सकते हैं उस पर बातचीत की गई है। दोनों देश कैसे जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पर फोकस कर सकते हैं, अपने पार्टनरशिप को और बढ़ा सकते हैं, उन सभी टॉपिक्स के ऊपर अभी रिसेंटली डिस्कशंस हुए हैं। उस वजह से इंडिया और यूएस के रिलेशंस अभी के समय पर चर्चाओं में आ चुके हैं। वैसे ये केवल न्यूज़ आर्टिकल है और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, न्यूज़ आर्टिकल का जो इंपॉर्टेंस है वो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कम होता है। उस न्यूज़ आर्टिकल से आपने छांटना होगा, देखना होगा सिलेबस में क्या चीज़ आ रही है, क्या इंपॉर्टेंट है, तो वो सब आपको वो भी करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपको सीधा सीधा वो मिल जाता है, तो टाइम वेस्ट आपका नहीं होगा, बच जाएगा। अब जैसे यहाँ पर सबसे मेन मुद्दा है दोस्तों आईसीईटी कॉपरेशन। तो भारत और अमेरिका के बीच में जो आईसीईटी कॉपरेशन है ये क्या है, आइए थोड़ा सा इसको जानते हैं। दोस्तों ये जो आईसीईटी है इसकी अपना आप में एक फुल फॉर्म है क्या, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी को लेकर दोस्तों भारत और अमेरिका ने आपस में कॉपरेट किया। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट था इसका अनाउंसमेंट भारत और अमेरिका ने मई 2022 में किया था। फिर ऑफिशियल तरीके से इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया जनवरी 2023 के अंदर में। और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर इसको रन किया जाता है दोनों देशों के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के बेसिस पर। जैसे हमारे देश का जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसको हेड करते हैं अजीत डोभाल जी, वैसे यहाँ पर अमेरिका का जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, तो दोनों देशों की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मिलकर दोस्तों यहाँ पर उसको इम्प्लीमेंट करती हैं। समझ गए? इस आईसीईटी इनिशिएटिव को लाने का मेन मकसद क्या था? यहाँ पर इस इनिशिएटिव के तहत भारत ने ये बोला हम तैयार हैं कि अपनी जो इम्पोर्टेंट कोर टेक्नोलॉजीज है वो हम अमेरिका के साथ में शेयर करेंगे। और अमेरिका भी यहाँ पर हम ये भी एक्सपेक्ट करें कि अमेरिका भी यही काम करेगा, अमेरिका अपनी कोर टेक्नोलॉजीज को हमारे साथ में शेयर करेगा। उसी के लिए दोस्तों ये आईसीईटी इनिशिएटिव को लेकर आया गया था। तो इस इनिशिएटिव का जो मेन पर्पज़ है अगर हम देखें तो वो क्या है कि जो टेक्नोलॉजिकल एरियाज़ हैं उसमें दोनों देशों के कोलैबोरेशंस को और मजबूत करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करना, सेमीकंडक्टर्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन, ये सब आने वाली चलती हुई बढ़ती हुई टेक्नोलॉजीज हैं। इसमें ये दोनों देश मिलकर कोलैबोरेट करें, ये मेन पर्पस है आईसीईटी का। समझ गए आईसीईटी क्या है, फुल फॉर्म क्या है, डिटेल्स आपको क्लियर हो गई।
इस आईसीईटी इनिशिएटिव के जो मेन फोकस एरियाज हैं वो हैं, दोनों देश मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करें, डिफेंस इंडस्ट्रियल, जो हमारी डिफेंस इंडस्ट्री है उसके बेसिस पर कॉपरेट करके वर्क करें, नए नए जो इनोवेटिव इकोसिस्टम्स है उसको सपोर्ट करें, नए आविष्कार के ऊपर फोकस करें, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम डेवलप करें, है ना। उसके अलावा ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के कॉन्टेक्स्ट में यानी अंतरिक्ष के तौर पे यहाँ पर मिलकर वर्क करें, 5G 6G टेक्नोलॉजीज़ के अंदर में जो एडवांसमेंट्स हो रहे हैं उसको लेकर काम करें। तो ये आईसीईटी इनिशिएटिव के जो मेन फोकस एरियाज हैं वो ये सभी पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो ये बेसिक डिटेल्स हो गई, डायरेक्ट आपको यहाँ पे बता दिया। लेकिन बात केवल यहाँ पर दोस्तों बनती नहीं है, उसके अलावा आपको भारत और अमेरिका के रिलेशंस को देखते हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी पता होने चाहिए। जैसे दोनों देशों का अगर हम इंपॉर्टेंस देखें तो दोस्तों वैसे चाहे कुछ भी हो, ऐसे हम बोलते हैं यूएसए काफ़ी दोगला है, जैसे कुछ भी बात हो, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो इंडिया है ना उसके लिए अमेरिका इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट किस केस में? स्पेशली इकोनॉमिक रिलेशंस के कॉन्टेक्स्ट में। होता यहाँ पर यह है कि यूएसए ने, अगर आप देखोगे तो बहुत सारा व्यापार किया है भारत के साथ में, और 2022-23 के अंदर में यूएसए इंडिया का एक बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर के तौर पर इमर्ज होता हुआ नजर आया। अब ये कैसे, जरा इसको समझिएगा। भारत और अमेरिका के बीच का जो बायलैटरल ट्रेड है, जो व्यापार है, ये 2022-23 में दोस्तों 7.65% से बढ़ा, यानी टोटल 128.55 यूएस डॉलर्स का हम लोगों ने यहाँ पर ये व्यापार किया था, ठीक है। ये 2022-23 में, और 2021-22 में हमने 119 बिलियन डॉलर्स का किया था। तो 119 बिलियन डॉलर से बढ़कर ये 128 बिलियन डॉलर हो गया था। कब हो गया था? 2022-23 में। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे हम चाइना के साथ में भी व्यापार करते हैं, रशिया के साथ में भी व्यापार करते हैं, तो व्यापार इनके साथ में भी बहुत सारा होता है, लेकिन इनके साथ में जो व्यापार होता है ना दोस्तों, उसमें हम घाटे में रहते हैं। चाइना के साथ में जो व्यापार हो रहा है उसमें 100 बिलियन डॉलर्स का घाटा हम फेस कर रहे हैं। रशिया के साथ में जो व्यापार हुआ है, अगेन बहुत बड़े घाटे को फेस कर रहे हैं। अब घाटा इन द सेंस क्या है कि भाई इन देशों से हम खरीद ज़्यादा रहे हैं, इनको बेच कम रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, तो ट्रेड डेफिसिट इन देशों के साथ में सबसे ज़्यादा है। और अभी मैं उसी पॉइंट पर आता हूं जो मैंने पहले बोला। मैंने ये बोला ना, इकोनॉमिक रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से अमेरिका भारत के लिए ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि दोस्तों इंडिया यूएसए से 100 बिलियन डॉलर से ऊपर का व्यापार कर तो रहा है, लेकिन उस व्यापार में हम फायदे में रहते हैं, यानी जो हम इंपोर्ट है वो कम करते हैं, एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं। ये यहाँ पर बताया गया। इंपोर्ट पहले भी, मतलब पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा बढ़ा है, बट एक्सपोर्ट भी बढ़ा है दोस्तों। तो एक्सपोर्ट हम ज़्यादा करते हैं, तो यहाँ पे हम ट्रेड सरप्लस में रहते हैं, हमारे को ज़्यादा फायदा होता है अमेरिका के साथ में व्यापार करके। समझ गए? तो ये इकोनॉमिक रिलेशंस को ध्यान रखिएगा। उसके अलावा भारत और अमेरिका के अगर हम इंटरनेशनल कोऑपरेशंस देखें तो दुनिया भर में जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो, वर्ल्ड बैंक हो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन हो गया, यूनाइटेड नेशन हो गया, G20 हो गया, ये सब बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं दोस्तों, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। यहाँ सभी जगह पर इंडिया और यूएस दोनों यहाँ पर एक महत्वपूर्ण कंट्री के तौर पर वर्क करते हैं। क्लियर हो गया? चलिए अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कह सकते हैं आज का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे न्यूज़पेपर का। बात हो रही है, भारत को 2 नए रामसर साइट्स मिल चुके हैं। तो भारत में अभी के समय पर टोटल अगर हम देखें तो 82 रामसर साइट्स हो चुके हैं। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर में हम जानेंगे कि ये जो रामसर साइट्स है वो होते क्या है ना, कैसे यहाँ पर रामसर साइट का क्या क्राइटेरिया होता है, वेटलैंड्स क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्ट्स हैं दोस्तों जो कई सारे एग्जामिनेशन में, स्पेशली वनडे एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो जो 2 रामसर साइट्स अभी भारत के अंदर में यहाँ पर उनको टैग दिया गया है वो है, एक है नागी एंड दूसरी है नकती बर्ड सेंचुरी। एक नागी बर्ड सेंचुरी, दूसरी है नकती बर्ड सेंचुरी। दोनों के नाम ध्यान रखने हैं, दोनों बिहार से बिलोंग करते हैं। चलिए अब एक एक करके सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को समझते हैं। पहली चीज़, कॉन्टेक्स्ट क्या है। न्यूज़ ये है कि अभी रिसेंटली हमने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया, तो उस डे पर एक नई चीज़ और भारत के लिए सबसे बढ़िया चीज़ ये देखने को मिली कि 2 और वेटलैंड्स आ चुके हैं जो इंडिया से बिलोंग करते हैं। एक है नागी बर्ड सेंचुरी और दूसरा है नकती बर्ड सेंचुरी। ये दोनों बर्ड सेंचुरीज को दोस्तों रिसेंटली वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस दिया गया है, यानी इनको रामसर कन्वेंशन के लिस्ट में ऐड कर लिया गया है। डोंट वरी, मैं आपको बताऊंगा आगे रामसर कन्वेंशन क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये दोनों के दोनों जो रामसर साइट्स हैं ये दोनों के दोनों मैन मेड रेजर्वोयर्स हैं, लोगों के थ्रू यहाँ पे बनाए गए हैं।
और ये कहाँ पे लोकेटेड हैं? बिहार में लोकेटेड हैं। तो दोनों की दोनों ये रामसर साइट्स बिहार से आती हैं, प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा। ये तो हो गया आपका न्यूज़ सेक्शन, लेकिन अब जो रियलिटी, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो अब शुरू होती है। ध्यान रखिए, इंडिया अभी दुनिया में तीसरा ऐसा देश बन चुका है जिसके पास में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं। अच्छा, तो मतलब हमसे भी पहले दो देश ऐसे हैं जिनके पास में सबसे ज़्यादा इस प्रकार की साइट्स हैं। बिल्कुल, सबसे पहला है यूके दोस्तों। यूनाइटेड किंगडम के पास में दुनिया में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं, स्पेशली 175 रामसर साइट्स बताई जा रही हैं। दूसरा है मैक्सिको। मैक्सिको के पास में 144 रामसर साइट्स हैं। अब यूके मैक्सिको के बाद में तीसरा देश आता है दुनिया में, वो है दोस्तों इंडिया। भारत के पास में टोटल 42 रामसर साइट्स हैं। फिर चाइना कहाँ है? चाइना भी दोस्तों हमारे साथ में टाई करता है, क्योंकि अगर चाइना को देखें तो चाइना के पास में भी 42 साइट्स हैं। तो 82 उसके पास भी, 82 हमारे पास भी है। तो यानी थर्ड पोजीशन पर दो देश हैं, इंडिया चाइना दोनों हैं। ठीक है, अब ज़रा डिस्कस कर लेते हैं इन बर्ड सेंचुरी के बारे में जिनको रामसर साइट का टैग दिया गया है। इसमें से एक है नागी बर्ड सेंचुरी, बिहार की है, मैन मेड वेटलैंड है। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, रामसर साइट में किस चीज़ को हम कवर करते हैं? वेटलैंड्स को कवर करते हैं। अब पहला क्वेश्चन ये भी आएगा कि सर ये वेटलैंड्स क्या होते हैं? आइए थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। वेटलैंड हमारा वो एरिया होता है जो पानी से कवर होता है, सिंपल सी बात है ना। इसमें अलग अलग प्रकार के वेटलैंड्स होते हैं, इनलैंड वेटलैंड्स भी होते हैं। इनलैंड वेटलैंड्स यहाँ पे अगर आप देखो पाओगे तो इसमें आपका झील हो गया, नदियाँ हो गई, स्ट्रीम्स, मार्शेस, पॉन्ड्स, ये सारी चीज़ें इनलैंड वेटलैंड्स हैं। एक प्रकार के कोस्टल वेटलैंड्स भी होते हैं। कोस्टल वेटलैंड्स में आपके हो जाते हैं सॉल्ट मार्शेस, मैंग्रोव, एस्ट्यूरीज, लगून्स। ये ऐसे आप देख पाओगे जो समुद्र के किनारे एग्जैक्टली होता है। ये समुद्र है, यहाँ पर आप देख पाओगे ये एरिया है जो पानी से भरा हुआ है। समझ गए? तो ऐसा एरिया जो पानी से भरा हुआ है वो आपका वेटलैंड है। और इसी वेटलैंड को देखते हुए दोस्तों हर साल हम 2 फरवरी को, 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे भी सेलिब्रेट करते हैं। और इस बार भी सेलिब्रेट किया गया था। और अभी 2024 यानी इस साल का जो वर्ल्ड वेटलैंड डे है, इसका थीम क्या है, इसका विषय क्या है? तो विषय है वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। अब जो विषय होता है ये डायरेक्टली वन डे एग्जामिनेशन जो होता है उसमें पूछ लिया जाता है, और विषय एज इट इज़ रिटन रटना पड़ेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। वेटलैंड क्या होता है वो आपको समझ में आ गया। तो ये जो नागी बर्ड सेंचुरी है ये भी एक प्रकार का वेटलैंड है जिसको रामसर साइट में कवर किया गया। कहाँ पर है? बिहार में है। इस पर्टिकुलर साइट पे आप देख पाओगे तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ पाई जाती हैं। इंडियन एलिफेंट्स की स्पीशीज़ पाई जाती हैं, नेटिव कैटफिश पाई जाती है। उसके अलावा रेड क्रेस्टेड पोचार्ड, ये वाली जो बर्ड है दोस्तों वो आपको देखने को मिल जाती है इस पर्टिकुलर रीजन में। दूसरी जो बर्ड सेंचुरी है वो है नकती बर्ड सेंचुरी, ये भी बिहार में ही है। ठीक है, अब ये कहाँ पर है दोस्तों? नकती रिवर के ऊपर में है, बिहार के अंदर, स्पेशली जमुई डिस्ट्रिक्ट में। और इस वाले साइट को यानी नकती बर्ड सेंचुरी को अगर आप देख पाओगे तो इसको एक इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया का भी डेजिग्नेशन दिया गया है। समझ गए? और यहाँ पर भी बर्ड्स की कुछ इंपॉर्टेंट प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं, जैसे बैर पोचार्ड हो गया, स्टिप ईगल हो गई। ठीक है, उसके अलावा बार हेडेड गूज हो गई। तो इंपॉर्टेंट बर्ड्स यहाँ पर भी नजर आती हैं। और ध्यान रखिएगा, एक बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये दोनों की दोनों यहाँ पर जो रामसर साइट अभी मिला है इन दोनों को, ये दोनों बिहार से हैं। और बिहार में अब कितनी टोटल हो चुकी है रामसर साइट? तो दोस्तों बिहार में टोटल 3 हो चुकी हैं। बिहार में अगर आप देख पाओगे तो कांवर लेक का आपने नाम सुना होगा। तो जो कांवर लेक है ये बिहार के बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में है। ये बिहार राज्य का पहला रामसर साइट था, कांवर लेक, जिसको 2020 में रामसर साइट के अंदर में कवर किया गया, इस रामसर साइट का टैग दिया गया। तो कांवर लेक पहला हो गया। दूसरा यहाँ पर आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा नागी बर्ड सेंचुरी, तीसरा नकती बर्ड सेंचुरी। तो बिहार को लेकर अगर जो एग्जामिनेशन होते हैं, बीपीएससी वगैरह होते हैं, वहाँ पे क्वेश्चन बनेंगे तो आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो ये आपके बिहार के 3 रामसर साइट्स हो चुके हैं। ये रामसर साइट्स का पूरा जो डेटा है, इंडिया में कहाँ कहाँ पर कौन कौन से रामसर साइट्स हैं, उसको लेकर ये डिटेल शेयर की गई हैं। अब एक सवाल ये भी आएगा, सर वेटलैंड हमने समझ लिया, एक वेटलैंड को रामसर साइट का टैग दिया जाता है, ये भी हमने समझ लिया। अब सवाल यह है कि रामसर साइट क्या होती है, ज़रा ये बताइए। दोस्तों यहाँ पर वर्ड जो है ना रामसर, ये लिया गया है ईरान के एक शहर से। ये ईरान आपको दिखेगा, ईरान के पास में तुर्कमेनिस्तान है, अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान दिखेगा, इधर जाओगे इंडिया नजर आएगा। तो ईरान में एक शहर है, ये रहा रामसर। ठीक है, तो रामसर साइट जो वर्ड आया है ये ईरान के शहर से ही लिया गया है। हुआ ये था कि 1971 में ईरान के रामसर शहर में एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हुआ, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ। वहाँ पर डिस्कशंस हुए कई सारे टॉपिक्स को लेकर। फिर जो भी लोग प्रेजेंट थे इंटरनेशनल लेवल के वहाँ पे, उन सब ने मिलकर एक एग्रीमेंट किया।
और एग्रीमेंट करते हुए ये बोला दुनिया में जो भी वेटलैंड्स खतरे में होंगे उनकी प्रोटेक्शन करने के लिए हम एक लिस्ट बनाएंगे, उस लिस्ट में यहाँ पर उनका नाम ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद में क्या होगा, उस वाली जगह को ध्यान में रखा जाएगा, उस पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, तो स्पेशली वेटलैंड्स को प्रोटेक्शन देने के लिए कि यहाँ पर ये अग्रीमेंट किया गया और बोला गया कि जिस भी वेटलैंड को हम रामसर साइट का टैग देंगे फिर उसको हम लगातार प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करवाएंगे। रामसर साइट का टैग दिया जाएगा मतलब उस वेटलैंड को अब इंटरनेशनल लेवल पर एक इम्पॉर्टेंस मिलेगा। तो ये दोस्तों कॉन्सेप्ट था रामसर साइट्स को लाने का। इस वजह से यहाँ पर हम इनको रामसर साइट्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उस जगह पे ये पूरा अग्रीमेंट हुआ। और ध्यान रखिएगा, जो ये पूरी लिस्ट होती है या जितनी भी रामसर साइट्स होती हैं जिसको रामसर साइट का दर्जा दे दिया जाता है, वो सब कौन मेंटेन करता है? मेंटेन किया जाता है इसके रामसर के कन्वेंशन के हेडक्वार्टर के माध्यम से। अब ये जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है दोस्तों? ये स्विट्जरलैंड के अंदर ग्लैंड में आपको हेडक्वार्टर देखने को मिल जाता है। समझ गए? तो भारत में टोटल 82 रामसर साइट्स हो चुकी हैं। अब कुछ और फैक्ट्स है दोस्तों जो वनडे एग्जामिनेशन में या प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। ये वाली स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत और रामसर कन्वेंशन का क्या कनेक्शन है? दोस्तों इंडिया ने इस अग्रीमेंट को अप्रूवल दे दिया था 1982 में, तो हम भी इस अग्रीमेंट को एक्सेप्ट करते हैं। हमारे देश में भी कई सारे जो वेटलैंड्स हैं उनको रामसर साइट का टैग दिया गया है। जो पहला इंडियन वेटलैंड साइट था, ध्यान रखिएगा, भारत का पहला कौन सा वेटलैंड था जिसको रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था? तो वो था चिलिका लेक, ओडिशा के अंदर में। दूसरा यहाँ पर है केओलादेव नेशनल पार्क। तो ये दो यहाँ पर आपको जगह देखने को मिल जाएंगी जिनको रामसर साइट यहाँ पर डिक्लेयर किया गया था 1981 में। तो इंडिया की पहली रामसर साइट्स वेटलैंड साइट्स आपको ये देखने को मिलेंगी जिसको इस कन्वेंशन में ऐड किया गया। फिर एक सवाल और आता है, भारत में कौन सा राज्य ऐसा है जहाँ पे सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं? तो वो है तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। तमिलनाडु के पास में दोस्तों 16 रामसर साइट्स हैं और उत्तर प्रदेश के पास में 10 रामसर साइट्स हैं। ठीक है, अब एक और सवाल आता है, भारत में सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है? तो वेस्ट बंगाल के अंदर जो सुंदरबन रीजन है दोस्तों वो सबसे बड़ी रामसर साइट है। और सबसे छोटी कौन सी है? तो हिमाचल प्रदेश की जो रेणुका रामसर साइट है वो सबसे छोटी है। तो छोटी बड़ी कौन से स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा है, ये हर एक फैक्ट्स को ध्यान रखना है। रिविजन करोगे तो याद भी रहेंगे। रामसर कन्वेंशन के बारे में और डिटेल्स पढ़नी है तो बाकी सब तो मैं बता ही चुका हूँ। आप रिविजन के तौर पर ये वाला जो फोटो है इसको भी प्रेफर कर सकते हैं, इसमें हर एक चीज़ एक्सप्लेन की गई है। समझ गए? तो एक ही आर्टिकल में कई सारी चीज़ें थी, वेटलैंड थे, रामसर कन्वेंशन है, रामसर साइट है, टोटल कितने फैक्ट्स हैं वो सब मैंने आपको यहाँ पर समझा दिए। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। हाँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और। कहोगे सर इतना कुछ पढ़ना ज़रूरी है क्या? एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है क्या यहाँ से? देखिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये वीडियो का इंपॉर्टेंस बढ़ चुका है। देखो यूपीएससी ऑलरेडी ये जो वेटलैंड होते हैं ना, यहाँ से 2 बार सवाल पूछ चुका है। एक बार 2014 में, ये तो चलो कहोगे बहुत पुराना हो गया, लेकिन उसके बाद 2022 में भी सवाल पूछा जा चुका है। आप ये देखिए यहाँ पर दोस्तों, सवाल यह है कि यहाँ पर वेटलैंड्स के नाम दिए गए। पहला होकेरा वेटलैंड, दूसरा रेणुका वेटलैंड, तीसरा रुद्रसागर लेक, चौथा यहाँ पर सशस्त्र मुकोता लेक। फिर यहाँ पे इनकी लोकेशन दी गई है। आपने बताना है इनमें से कितने पेयर्स करेक्टली मैच हैं। रेणुका के बारे में तो अभी हमने पढ़ा भी था। रेणुका हाँ बिल्कुल हिमाचल प्रदेश में सबसे छोटी वेटलैंड है, सबसे छोटी रामसर साइट्स है ना। तो वैसे आप देख पाओगे इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2 पेयर्स। उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर 2014 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन ये था, हरिके वेटलैंड है, दूसरा कलेदेव घाना है, तीसरा है कोलेरू लेक। फिर ये कौन सी नदियों के ऊपर में है, उन नदियों के नाम यहाँ पर दिए गए। बताइए इनमें से कौन सा पेयर सही है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 1 ओनली। जो हरिके वेटलैंड है दोस्तों ये ब्यास और सतलज नदी के कॉन्फ्लुएंस पर है। समझ गए? तो ऐसे क्वेश्चंस बने हैं। ये मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखा दिए। अब आप लोगों की बारी। ठीक है, आगे मैं कुछ क्वेश्चन भी दूंगा, उसको आप अटेम्प्ट भी करना है। ठीक है, अब ज़रा मेरी बात को सुनने का। हमारा जो अगला आर्टिकल है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस आर्टिकल में हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं भील ट्राइब के बारे में। अभी पता होगा कितना बड़ा मुद्दा रिसेंटली देखने को मिला। जो बीएपी पार्टी है, भारत आदिवासी पार्टी, ये राजस्थान के बांसवाड़ा रीजन से जीत कर आई 2024 के लोकसभा में। जो अभी इलेक्शन हुए थे ना, वहाँ से बीएपी जो ये पार्टी है ये जीत कर आई। और इस पार्टी ने स्टार्टिंग से अपना फोकस पता है क्या रखा है? हमारे देश में एक और राज्य बनाने का फोकस। उस राज्य का नाम दिया जाएगा भिल प्रदेश। तो एक नए राज्य बनाने की दोस्तों यहाँ पर मांग की जा रही है, वो लंबे समय से हो रही है।
और ये भिल प्रदेश दोस्तों भिल ट्राइब्स के लिए बनाने की बात की गई है। तो भिल ट्राइब्स के बारे में भी जानेंगे और इस भिल प्रदेश के बारे में भी जानेंगे, ये डिमांड एग्जैक्टली यहाँ पर है क्या। तो ये जो टॉपिक है ये आपका जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज के हमारे न्यूज़ डिस्कशन की तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट खबर है ये। ठीक है, चलिए अब जानते हैं थोड़ा विस्तार से। न्यूज़ में आपको बता चुका हूँ वो पार्टी जीत कर आई है जिसका स्टार्टिंग से फोकस रहा है भिल प्रदेश बनाने का, एक नया राज्य बनाने का भारत में, और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन बढ़ाने का भी इस पार्टी का फोकस है। ये लंबे समय से डिमांड कर रहे हैं कि हमें एक सेपरेट स्टेट चाहिए, एक अलग से राज्य चाहिए। भिल प्रदेश नाम रखेंगे उस राज्य का, और वो जो राज्य बनेगा दोस्तों उसमें थोड़ा गुजरात का हिस्सा लिया जाएगा, थोड़ा मध्य प्रदेश का, थोड़ा राजस्थान का, थोड़ा महाराष्ट्र का। ऐसी यहाँ पर मांग उठी है और लंबे समय से यहाँ पर इसकी बात होती है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है भिल प्रदेश कहाँ पर बनाने की बात की गई है। ये जो मैंने स्टेट्स के नाम लिए, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, सब आपस में नेबर स्टेट्स हैं। तो ये वो स्टेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये सब लाइन से यहाँ पर आपको नजर आएंगे। इनका थोड़ा हिस्सा गुजरात का हो गया, थोड़ा राजस्थान का हो गया, थोड़ा मध्य प्रदेश का हो गया, थोड़ा महाराष्ट्र का हो गया। तो ऐसे दोस्तों यहाँ पर एक नया स्टेट बनाने की मांग की गई है, इसको बोला जाएगा भिल प्रदेश। देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से नजर आएगा, ये हिस्से होगा, इसको नाम दिया जाएगा भिल प्रदेश। ये मांग की जा रही है। चलिए अब बात करते हैं ऐसा क्या है, और ये जो भिल ट्राइब है ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ कौन सी हैं इनके बारे में भी जानते हैं। इनको लेकर बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों भिल ट्राइब ये जो जनजाति के लोग हैं ना, ये वाले कम्युनिटी के जो लोग हैं ये गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश तक फैले हुए हैं। कहने का मतलब है अगर हम इंडिया का मैप देखें तो भिल ट्राइब्स के जो लोग हैं गुजरात से लेकर त्रिपुरा तक, यहाँ तक इस तरीके से फैले हुए हैं। तो भिल ट्राइबल कम्युनिटी के लोग इस तरीके से इस पूरे बेल्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे। समझ गए? और ये तो कई सारे राज्यों में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ राज्यों में इनको शेड्यूल ट्राइब के तौर पर क्लासिफाई किया जाता है। और वो राज्य कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, त्रिपुरा। यहाँ पर इनको एज अ शेड्यूल ट्राइब देखा जाता है या शेड्यूल ट्राइब के तौर पर क्लासिफाई किया जाता है। अब जो भिल कम्युनिटी के जो लोग हैं दोस्तों ये नॉर्मली कौन सी भाषा बोलते हैं? अपनी जो भिली भाषा है उसका यूज़ करते हैं। भिली भाषा दोस्तों एक सब ग्रुप है इंडो आर्यन लैंग्वेजेस की। लेकिन अब क्योंकि ये गुजरात में रह रहे हैं या महाराष्ट्र में रह रहे हैं तो वहाँ पे रह के वहाँ की जो लोकल भाषा है उसको भी ये सीख गए हैं। मराठी, गुजराती, बंगाली, इन भाषाओं का भी यहाँ पर ये भिल ट्राइब्स के जो लोग हैं इसका उपयोग करते हैं। तो भिल ट्राइब्स के बारे में काफ़ी कुछ समझ में आया। अब देखिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और इम्पॉर्टेंट है, चाहो तो नोट डाउन कर लेना। होता यह है जो 2011 की हमारी जनगणना है ना, 2011 के सेंसस के बेसिस पर देखें तो जो ये भिल ट्राइबल कम्युनिटी है ये हमारे देश की अभी तक की सबसे बड़ी ट्राइबल कम्युनिटी है या सबसे बड़ा ट्राइबल ग्रुप है 2011 की जनगणना के आधार पर। बोला जा रहा है हमारे देश में जो भी शेड्यूल ट्राइबल पॉपुलेशन है दोस्तों उसकी 38% पॉपुलेशन यहाँ पर भिल ट्राइब्स की है। इस वजह से एक बड़ा ट्राइबल ग्रुप ये माना जाता है। इस वजह से ये मांग भी कर रहे हैं एक नए स्टेट की। अब बात आती है कल्चर की, कैसा कल्चर यहाँ पर ये फॉलो करते हैं। सबसे पहली चीज़ दोस्तों भिल ट्राइब जानी जाती है एक पेंटिंग के लिए जिसको बोलते हैं पिथौरा पेंटिंग। ये आप देख पाओगे वो है पेंटिंग। ये फोटो देख रहे हो, यहाँ पर क्या होता है जो एक पुरुष होता है वो इस प्रकार की पेंटिंग को बनाता है। तो एक रिचुअलिस्टिक पेंटिंग है जो कि स्पेशली यहाँ पर जो मेल मेंबर्स हैं वो यहाँ पर क्रिएट करते हैं। दूसरा इनके कल्चर में एक और चीज़ होती है वो है घूमर। घूमर बेसिकली एक ट्रेडिशनल फोल्क डांस है। ये भिल ट्राइब का ही एक इंपॉर्टेंट डांस है। ये फोटो आपको दिख रहा होगा, ये है घूमर डांस। समझ गए? जो यंग गर्ल्स हैं वो ज़्यादातर इस डांस में हिस्सा लेती हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फोल्क आर्ट है भिल ट्राइब का वो है स्वंग। स्वंग क्या है? स्वंग बेसिकली एक कह सकते हो एक ऐसा चीज़ होता है जहाँ पर डांस करते हैं, डांस के साथ साथ म्यूजिक चल रहा होता है और उस डांस के माध्यम से स्टोरी बताई जाती है। ठीक है, तो इसमें स्वंग में क्या होता है? स्टोरी टेलिंग कंबाइंड विद डांसिंग एंड म्यूजिक। तो ये भी यहाँ पर एक फोल्क आर्ट है जिसका यूज़ यहाँ पर भिल ट्राइब्स लंबे समय से कर रहे हैं। और भिल ट्राइब्स में दोस्तों एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल आता है बनेश्वर फेयर। ध्यान रखिएगा, बनेश्वर फेयर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट यहाँ का इवेंट या फेयर देखने को मिल जाता है। बोला यह जाता है कि जो ये फेयर है ये एक मेन फेस्टिवल है जो भिल ट्राइब्स के बीच में सेलिब्रेट किया जाता है। जो ये पूरा मेला लगता है, जो फोटोज आप देख पा रहे हो, ये मेला डेडिकेट किया गया है बनेश्वर महादेव को, यानी जिनको हम लॉर्ड शिवा के तौर पर भी जानते हैं। तो उनको यहाँ पर ये मेला डेडिकेट किया हुआ है। तो इसका इंपॉर्टेंस आपको समझ में आया। अभी हम इनके कल्चर की बात कर रहे हैं।
अब दोस्तों होता यह है कि हम ब्रिटिश रूल के समय की जब बात कर रहे होते हैं तो ये जो भिल कम्युनिटी के लोग थे, ये स्पेशली यहाँ पर जो खानदेश नाम का रीजन है, आज के समय पर वो महाराष्ट्र में धुले डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है, उस रीजन में खासकर ये भिल कम्युनिटी रहा करती थी। और इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ, जो अंग्रेज़ों का कंपनी रूल था 1818, उसके खिलाफ में विद्रोह भी किया, रिवोल्ट भी किया। क्योंकि ये जो भिल ट्राइब्स दोस्तों, इनको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा वीक हो चुके थे, है ना। खाने पीने का कुछ भी यहाँ पर इनके पास में हिसाब किताब नहीं बन पा रहा था उस समय पर। क्यों? गवर्नमेंट, सॉरी, जो उस समय पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी दोस्तों, जो अंग्रेज़ों की सरकार थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा दबाव इनके ऊपर डाल रखा था, इनके ऊपर अत्याचार हो रहा था। तो यहाँ पर जो ये भिल पूरी कम्युनिटी है, इनमें कुछ लीडर्स उभर कर आए और उनने विद्रोह करना शुरू किया है। उन लीडर्स में एक लीडर थे काजी सिंह और दूसरे हैं भीमा नायक। और इन्होंने यहाँ पर दोस्तों फिर अंग्रेज़ों के खिलाफ, इनके नियमों के खिलाफ यहाँ पे विद्रोह करना शुरू किया। अंग्रेज़ क्या कर रहे थे, जो इनके राइट्स थे, जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज होते हैं, जंगल के जो रिसोर्सेज होते हैं, जो उन रिसोर्सेज पर जो इनका हक हुआ करता था, वो सारे हक यहाँ पर इनसे छीन रहे थे। तो एक बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही थी, अंग्रेज़ लगातार यहाँ पर फोर्स का इस्तेमाल भी कर रहे थे, यानी ज़बरदस्ती भी कर रहे थे, थोड़ा समझा उमझा कर भी यहाँ पर इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। जहाँ पे समझ नहीं रहे थे वहाँ पे ज़बरदस्ती यहाँ पर दोस्तों फोर्स लगाकर इनको कंट्रोल कर रहे थे। और उन्हीं के शासन के समय पर क्या होता है, जो ये भिल कम्युनिटी है, अंग्रेज़ों ने इनको एज अ क्रिमिनल ट्राइब डेजिग्नेशन दे दिया कि भाई ये क्रिमिनल ट्राइब है, ऐसा यहाँ पर उन्होंने बोल दिया ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट ने। और क्रिमिनल ट्राइब इनको बोला किस आधार पर? क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871, 1871 का जो ये कानून है, उसके तहत इनको क्रिमिनल ट्राइब घोषित कर दिया गया। इसका मतलब अब जो ये भिल ट्राइब के लोग हैं, इनमें से किसी को भी उठाओ, टॉर्चर करो, मार दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ऐसा हो रहा था, गवर्नमेंट इनके ऊपर, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो इस तरीके से अत्याचार कर रही थी। अब क्या हुआ, यहीं से एक रिफॉर्मर आते हैं, नाम है गोविंद गुरु। इन्होंने यहाँ पर दोस्तों जो साउथ राजस्थान वाला हिस्सा है, स्पेशली बंसवाड़ा वाला की बात कर रहे हैं, साउथ राजस्थान वाला जो हिस्सा है, वहां से दोस्तों इन्होंने लीड किया। वहां के जो भिल वाले ग्रुप थे, उनको लीड किया गोविंद गुरु जी ने, और सारी चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज किया, सबको साथ में लेकर आए। और यहाँ पर जो ये था, स्पेशली जो भिल राज था 1913 के अंदर में, उसके लिए यहाँ पर इन्होंने लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पर जो कदम उठाया कि हम अपने लिए लड़ेंगे इन गवर्नमेंट्स के खिलाफ में, इन कॉलोनियल रूल्स के खिलाफ में, उसके लिए यहाँ पर इन्होंने सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज की। लेकिन कहाँ से? साउथ राजस्थान से इन्होंने यहाँ पर लीड किया। समझ गए? तो ये डिटेल्स को ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कई बार क्वेश्चन बन जाता है। मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। यूपीएससी ने 2018 में संथल ट्राइब को लेकर कुछ इस प्रकार का सवाल पूछ लिया था। सवाल यहाँ पर यह था कि जो संथल ट्राइब हैं, इनकी जो टेरिटरीज होती है, जो टेरिटरीज होती है संथल परगनास की, ये क्रिएट की गई थी, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। मतलब कॉलोनियल जो गवर्नमेंट थी, अंग्रेज़ों की सरकार है ना, उनके थ्रू यहाँ पे क्या किया गया था, वो यहाँ पर आपसे पूछा गया। पहला कि जो टेरिटरीज है कॉल्ड संथल परगनास, ये क्रिएट की गई थी। दूसरा, ये जो कह सकते हो कि संथल थे, है ना, यहाँ पर इलीगल कर दिया गया था इनके लिए कि वो अपनी जो अपनी जो ज़मीन है, उसको नॉन संथल ट्राइबल को ये ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यानी कि ये इलीगल हो चुका था कि जो संथल ट्राइब के लोग हैं, वो अपनी ज़मीन को नॉन संथल ट्राइबल लोगों को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ये इलीगल था। तो क्या दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही था दोस्तों? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। वैसे जब संथल ट्राइब पढ़ेंगे तब आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगी, बस खाली मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में। बाकी आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, अभी जो हमने पढ़ा है ना भिल ट्राइब्स के बारे में, उससे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। इसका आंसर मैं वैसे लास्ट में आपको बता दूंगा, अभी के लिए आप अटेम्प्ट करना, वीडियो को पॉज करके अच्छे से, और इसका आंसर ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना। क्वेश्चन यह है कि भिल ट्राइब के रेफरेंस में आपके सामने 3 स्टेटमेंट है, बताना इन तीनों में से कितने स्टेटमेंट सही हैं। हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स ऑफ द अबव आर करेक्ट? पहला, जो भिल ट्राइब्स है दोस्तों, इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्रिमिनल ट्राइब के तौर पर यहाँ पे एक डेजिग्नेशन दिया। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है जो भीमा नायक थे, इन्होंने जो भिल्स ऑफ राजस्थान थे, ठीक है, राजस्थान की जो भिल ट्राइब थी, उनको लीड किया, भिल राज के लिए लड़ाई की 1913 में। किन्ने? भीमा नायक ने। तीसरा स्टेटमेंट बोलता है जो भिल रेबेलियन थे, स्पेशली महाराष्ट्र के अंदर में जो विद्रोह करने के लिए भिल ट्राइबल कम्युनिटी उठी अंग्रेजों के खिलाफ में, उस कम्युनिटी को यहाँ पर लीड किया था गोविंद गुरु जी ने। ठीक है, तो महाराष्ट्र में जो एक लोग उठे विद्रोह कर रहे थे, वो गोविंद गुरु जी लीड कर रहे थे। तो बताइए तीनों में से कितने स्टेटमेंट सही हैं? थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे अगर अच्छे से चीज़ों को सुना है, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट कर दी गई है। बिल्कुल यूपीएससी जैसे क्वेश्चन देता है वैसा पैटर्न बनाया गया है। सवाल यह है कि आप देखते हैं अटेम्प्ट कर पाते हैं सही या नहीं।
अब पूछा गया इन तीनों में से कितने स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन नंबर ए केवल एक, या ऑप्शन नंबर बी केवल दो, या ऑप्शन नंबर सी तीनों स्टेटमेंट सही है, या ऑप्शन नंबर डी सारे के सारे गलत हैं। फटाफट दीजिए इसका उत्तर। आगे मैं वीडियो के लास्ट में इसका आंसर दूंगा आपको, ठीक है। चलिए आते हैं दोस्तों नेक्स्ट आर्टिकल पर। ये आर्टिकल बेसिकली हमारा आज का एक इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल भी, आप इसको एज अ एडिटोरियल भी देख सकते हैं। इस एडिटोरियल में दोस्तों हम बात करने वाले हैं फैटी लीवर डिजीज एपिडेमिक के बारे में। आज से लगभग 2 से 3 दिन पहले हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर में भी इसको एज अ एडिटोरियल कवर किया गया था। हुआ यह है कि आपको पता होना चाहिए, हम 13 जून को इंटरनेशनल फैटी लीवर डे ऑब्जर्व करते हैं। इस बार भी ऑब्जर्व किया गया। तो अब की बार ये पता चला कि जो ये लीवर डिजीज़ है दोस्तों, ज़्यादातर आपकी लीवर की बीमारी कैसे होती है, ज़्यादा शराब पीने से। लेकिन यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स लीवर में ऐसी भी हैं जो बिना शराब की वजह से हो रही हैं, और वो थोड़ी सी चिंताजनक बात है। उसको लेकर यहाँ पे डिस्कशन हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की यहाँ पर बात की गई है। उन टर्म्स के बारे में दोस्तों पता होना चाहिए एग्जामिनेशन के लिए। आज के डिस्कशन का चौथा एक बिगेस्ट न्यूज़ आप इसको कह सकते हैं। चलिए समझते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है, मैंने आपको बताया 13 जून को इंटरनेशनल फैटी लीवर डे हम ऑब्जर्व करते हैं। इस बार भी ऑब्जर्व किया गया, और इसको ऑब्जर्व करने के पीछे का मेन रीज़न क्या है कि भाई जो फैटी लीवर डिजीज़ होती है इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाना, बताना कि भैया तुरंत एक्शन लेने की ज़रूरत है। भाई जो बीमारियां होती हैं, एक होती है अल्कोहल की वजह से, दूसरा होता है NAFLD यानी कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़। जो शराब नहीं पीता उसके लीवर भी खराब हो सकते हैं। उसी को लेकर ये डिस्कशन किया गया है। अब पहले हम ये बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं कि फैटी लीवर डिजीज़ एपिडेमिक है क्या दोस्तों। जो आपकी लीवर से संबंधित बीमारियां होती हैं ये ज़्यादातर ज़्यादा शराब के इस्तेमाल की वजह से होती हैं। लेकिन पिछले कुछ समय में लोगों के अंदर जो शराब यूज़ भी नहीं करते हैं उनमें भी दोस्तों यहाँ पर नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ के केसेस यहाँ पर नजर आए, और इसका रिस्क लगातार बढ़ता चले जा रहा है। बोला जा रहा है कि जो ये फैटी लीवर होता है जिसमें फैट बहुत ज़्यादा जम जाता है, वो आपके मेटाबॉलिक हेल्थ से लिंक है, आपकी कार्डियक हेल्थ से लिंक है। यानी कि आपका लीवर खराब होगा या फैटी लीवर हो रहा होगा तो आपको हार्ट इश्यूज हो सकते हैं, आपको दिल से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं, कैंसर हो सकता है बॉडी में। तो ये जो पूरा का पूरा डिसऑर्डर आज के समय पर दिखाई दे रहा है, इसको एक नाम दिया गया है। जैसे नाम है MASLD, नाम ध्यान रखिएगा। इसका फुल फॉर्म है मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टेटोइक लिवर डिजीज। तो यहाँ पर MASLD को लेकर ऐसे सवाल बन सकता है, ठीक है। तो इस डिसऑर्डर को यहाँ पर एक नाम दिया गया है। अब इसको हम सिंपल से शॉर्ट फॉर्म में मैश बोलेंगे, MASH। फुल फॉर्म बता ही चुका हूँ। तो बोला ये जा रहा है कि जो ये मैश वाला प्रॉब्लम है दोस्तों एक प्रोग्रेसिव फॉर्म है। यानी यहाँ पे ना धीरे धीरे जो लिवर होता है वो सड़ना शुरू होता है, सूजन होती है, और सूजन होने के बाद धीरे धीरे बिल्कुल बेकार हो जाता है। ये आप देख पाएंगे ये एक हेल्दी लिवर है, ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर है। आपके लिवर में फैट जम चुका है, और ये सिचुएशन अगर ठीक नहीं हो पाती है, आगे बढ़ती रहती है, तो इससे दोस्तों यहाँ पे लिवर में सिरोसिस हो जाता है, यानी कि लिवर की कंडीशन और बदतर हो जाती है। ये कंडीशन वो हो जाती है कि भैया अब आपको लिवर ट्रांसप्लांट ही करवाना होगा, दूसरा लिवर ही लगवाना होगा, अदरवाइज यहाँ पर आपकी जो ज़िंदगी है बहुत कम है। ये एक ऐसी कंडीशन हो जाती है। सवाल यह है कि आखिरकार लिवर में फैट जमता क्यों है? ये फैटी लीवर केसेस अच्छा ऐसे कैसे चर्चाओं में देखने को मिलते हैं दोस्तों? होता यहाँ पर यह है कि ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट जो आप खाते हैं, ठीक है, वो अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सेस में, आप एक्सेस में कोई भी चीज़ अगर यूज़ करेंगे या कोई भी चीज़ एक्सेस में करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट होता है। वैसे यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के साथ भी एक केस देखने को मिला। आप ज़्यादा कार्ब्स को अगर कंज्यूम करते हैं, स्पेशली जो रिफाइंड कार्ब्स होती हैं, शुगर है, स्पेशली चीनी जो है, इनको बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, तो इससे आपकी जो कंडीशन है वो बहुत बदतर हो सकती है, क्योंकि आपका जो मेटाबॉलिक जो पूरा सिस्टम है दोस्तों वो डैमेज हो जाएगा, सही से काम नहीं करेगा। अगर आपका मेटाबॉलिज्म बहुत हाई है तो आप बैठे बैठे भी अपने फैट को बर्न कर सकते हैं, और आपका मेटाबॉलिज्म बहुत बेकार है तो आप कितनी ही प्रैक्टिस कर लें या कितनी एक्सरसाइज कर लें, फैट बहुत मुश्किल हो जाता है बर्न करना। समझ गए? तो ये यहाँ पर मेटाबॉलिज्म का कॉन्सेप्ट है। अब होता यहाँ पर यह है कि हमारे बॉडी में जब बहुत ज़्यादा ग्लूकोज होता है, यानी आपने बहुत ज़्यादा शुगर कंज्यूम कर लिया, वो सब, या कार्ब्स कंज्यूम कर लिया, कार्ब्स भी टूट के शुगर ही बनता है बॉडी में, तो वो आपके बॉडी में मान लो बहुत ज़्यादा ग्लूकोज हो गया, तो आपका जो इंसुलिन प्रोडक्शन है, क्योंकि इंसुलिन का मेन काम क्या होता है, हमारा जो पैनक्रियास जो होता है ना, इंसुलिन बनाता है, इंसुलिन का मेन काम होता है उस ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करना, उस शुगर को कंट्रोल करना। लेकिन आपके बॉडी में हद से ज़्यादा ग्लूकोज है तो इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ता चले जाएगा। लेकिन दोस्तों आप लगातार फिर भी कार्ब्स खाते रहोगे तो ग्लूकोज और बढ़ेगा,
और बढ़ते बढ़ते दोस्तों एक ऐसा लेवल आएगा जब आपका इंसुलिन वर्क करना बंद कर देगा। ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जिसको हम बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब आपके सेल्स क्या होंगे बॉडी के, वो आपके इंसुलिन को देखते हुए रिस्पॉन्स कर ही नहीं रहे। अब इंसुलिन का काम करना ही बंद कर दिया आपने, इतना ज़्यादा यहाँ पे जो कार्ब्स वगैरह है उसको कंज्यूम कर लिया। तो ऐसी कंडीशन भी हमको नज़र आती है। तो MASLD की जो ये प्रॉब्लम है दोस्तों, इसमें आपका ये नॉर्मल लीवर है, ये आपका कहलाता है स्टियोटिक लीवर। ये लीवर और ज़्यादा खतरनाक हो गया, मैश में लीवर और डैमेज हो जाता है, और सिरोसिस के कंडीशन में लीवर बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। अब तो बिल्कुल ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत है। और MASLD यानी जब इस तरीके से लीवर में फैट जनरेट होता है दोस्तों, तो उसके कई सारे सिम्टम्स होते हैं। वेट लॉस हो सकता है, ब्लड में फैट्स हो सकते हैं, डायबिटीज़ हो सकता है, मोटापा हो सकता है ना। तो इसके पीछे यहाँ पर मेन कई सारे कारण है, सॉरी ये कारण है, ये इसके पीछे के कॉजेज़ यहाँ पर आपको बताए गए। तो जब भी हम बात कर रहे थे कि आपका इंसुलिन अब बेकार हो गया, इंसुलिन सही से काम नहीं कर पा रहा। अब इंसुलिन काम नहीं कर रहा तो आपका जो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म था वो डिसरप्ट हो गया। मेटाबॉलिज्म आपका सही काम कर रहा था, आप अच्छे से फैट बर्न कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे दोस्तों वो बेकार हो गया। अब मेटाबॉलिज्म काम करना बंद कर देगा तो होगा क्या, आपका जो बॉडी में ग्लूकोज है, एक्सेस ग्लूकोज, वो फैटी एसिड्स में बदल जाएगा, और फैटी एसिड्स में बदलने के बाद में आपके लिवर में जाके स्टोर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है लिवर में वो सारा का सारा फैट जाके जम गया, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग नहीं है। होता तो आपका बॉडी ही फैट को बर्न कर देती, और वो बेकार कैसे हुआ, इंसुलिन के डिसरप्ट होने की वजह से। वो कैसे हुआ, आपने ज़्यादा कार्ब्स का कंजम्पशन कर लिया, समझ गए। अब लिवर सेल्स जो हैं वो पूरी तरह से फैट से भर गए, फैटी लीवर हो गया। समय के साथ में ये जो लीवर है दोस्तों, इसकी एबिलिटी जो है काम करने की, वो धीरे धीरे बर्बाद होती चली जाएगी। एक कंडीशन ऐसी आएगी सिरोसिस वाली, जिसको अभी हमने बताया, वहाँ पर आपको लिवर ट्रांसप्लांट की ही ज़रूरत पड़ेगी। उसके अलावा इसके कोई सोल्यूशन नज़र नहीं आएगा। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, अब इसमें क्या लक्षण दिखाई पड़ते हैं अगर किसी का लिवर खराब हो रहा हो, तो चलिए वो बात करते हैं। दोस्तों बोला जा रहा है कि भले ही लिवर के इन केसेस का बर्डन बढ़ता चले जा रहा हो, लेकिन बर्डन बढ़ते बढ़ते भी दोस्तों ये जो डिजीज़ है, जो बीमारी है ना, कई बार यहाँ पर इसको अनडिटेक्ट देखने को मिलता है। यानी कई बार हम इस बीमारी के बारे में पता नहीं लगा पाते। क्यों, ना ही कोई प्रॉपर वार्निंग है, ना ही कोई सिम्टम्स हमको नज़र आते हैं। तो इसका जो डायग्नोसिस करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। शुरुआती तौर पे इस बीमारी का पता लगाना मुश्किल है, और थोड़े समय बाद पता लगेगा तो ये बीमारी पूरी तरह से लीवर को डैमेज कर रही होगी। तो इसमें एक बड़ी दिक्कत ये आती है। अब प्रॉब्लम यह है कि दुनिया में बताओ कितने केसेस हैं इसके। तो ग्लोबल प्रेवलेंस दोस्तों MASLD का ज़्यादा है, बोला जा रहा है एस्टिमेटेड 25 से 30% केसेस नज़र आएंगे। 2022 में एक एनालिसिस किया गया था जिसमें यह पता चला भारत में जो फैटी लीवर के केसेस है दोस्तों, वो लगभग एडल्ट्स में 38.6% थे 2022 में, और जो मोटे बच्चे हैं, स्पेशली ओबेसिटी से जो यहाँ पे बच्चे गुजर रहे हैं, उनमें 36% के आसपास फैटी लीवर के केसेस हैं। तो फैटी लीवर के केसेस चाहे वो बच्चा हो चाहे एडल्ट्स हो, दोनों में ही यहाँ पर भरपूर मात्रा में 2022 में देखने को मिले। अब सवाल यह है कि सर जो ट्रीटमेंट है वो कैसे दिया जाएगा, या फिर सबसे पहली बात ये बताओ भाई, इसको यहाँ पे अच्छी तरीके से हम डायग्नोस ही नहीं कर पा रहे, पता नहीं लगा पा रहे, तो इसको पता लगाने का कोई तरीका है या नहीं है। हाँ, कुछ टेक्निक्स का दोस्तों हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे पहली टेक्निक होती है फिजिकल एग्जामिनेशन। यहाँ पे क्या होता है, बॉडी का हाइट हो गया, आपका वेट हो गया, बॉडी मास इंडेक्स हो गया, इन सब चीज़ों को मैनेज किया जाता है और देखा जाता है आपके हाइट के हिसाब से कितना वज़न है ना, आपके हाइट के हिसाब से कितना वज़न है या वेट किस लेवल पर जा रहा है, इन सब चीज़ों का रेशियो निकाला जाता है, जिससे पता चलता है बॉडी में किस लेवल पर फैट है। ठीक है, तो फिजिकल एग्जामिनेशन एक ये टेक्निक हो गई। दूसरा ब्लड टेस्ट हो गया। तीसरा यहाँ पे आपका जो एब्डोमेन होता है, पेट होता है, उसका अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, जिसमें यहाँ पे पता चलता है, हम डायग्नोस कर पाते हैं कि हाँ फैटी लीवर से आप गुजर रहे हैं या नहीं गुजर रहे हैं। फिर एक होता है एडवांस लीवर टेस्ट। इसमें आपका लीवर फिब्रोसिस असेसमेंट किया जाता है, ये इवैल्यूएशन होता है ना। इसको यहाँ पे नई टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करके किया जाता है। नई टेक्नोलॉजी में जैसे एक टेक्नोलॉजी आती है वाइब्रेशन कंट्रोल ट्रांजिएंट इलेक्ट्रोग्राफी। तो इन टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करके दोस्तों क्या होता है, एडवांस लीवर टेस्ट करवाए जाते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं या कुछ टेक्निक्स हैं जिसके बेसिस पर इस बीमारी के बारे में थोड़ा सा डायग्नोसिस किया जा सकता है, पता लगाया जा सकता है। अदरवाइज इन टेक्निक्स का इस्तेमाल अगर हम ना करें तो इस बीमारी का पता लगाना थोड़ा सा हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। समझ गए? चलिए आगे आते हैं। अब इसी आर्टिकल से संबंधित एक क्वेश्चन है, ज़रा इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, बाकी इसका आंसर मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपके पास में 2 स्टेटमेंट है, बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट 1 ये बोलता है जो इंसुलिन रेसिस्टेंस है
ये आपके लिवर को क्या करता है, मतलब ये एक मेन कारण है जिसमें क्या होता है, जो लिवर है वो आपके एक्सेस ग्लूकोज को फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। यानी आपके बॉडी में जो ग्लूकोज है वो फैटी एसिड्स में बदल जाता है इंसुलिन रेसिस्टेंस की वजह से, इंसुलिन का प्रॉपर वर्क ना करने की वजह से। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि जो फैटी एसिड्स होते हैं दोस्तों, ये हमारे लिवर में स्टोर हो जाते हैं और स्टोर होने के बाद में इससे क्या होता है, बॉडी में फैटी लिवर डिजीज हो जाती है। तो बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन नंबर ए, बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट, दोनों सही हैं। या ऑप्शन नंबर बी, बोथ स्टेटमेंट 1 and स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। या फिर ऑप्शन नंबर सी, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। या ऑप्शन नंबर डी, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट या स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो बताइए यहाँ पर इन चारों में से कौन सा आंसर हो सकता है? ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं तो ऐसे ऑप्शन की प्रैक्टिस किया करो डेली बेसिस पे, क्योंकि हमने सोचा था आपकी बार ऐसे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे बट कुछ ऑप्शंस थे ऐसे भी आपकी बार के प्रीलिम्स के पेपर में, और पिछले साल बहुत सारे ऐसे ऑप्शन दिए गए थे। तो रेगुलर प्रैक्टिस करो, मज़ा आएगा, आप तैयार रहोगे एग्जाम के लिए पहले से ही, क्योंकि डेली बेसिस पे आप ये काम कर रहे हैं। समझ गए? आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी बेसिकली एक एडिटोरियल है जो आज से कुछ दिन पहले हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर में पब्लिश भी किया गया था। आखिरकार इंडिया को तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की क्यों ज़रूरत है, इसकी चर्चाएं दोस्तों यहाँ पे हम करने वाले हैं। वाई इंडिया नीड्स थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर। एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है, इसको लेकर कुछ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इस आर्टिकल्स में प्रेजेंट हैं। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा डेटा इस आर्टिकल में आपको मिलेगा। ठीक है, ये आर्टिकल वैसे है छोटा लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल से इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करवाई गई है। तो अभी ये न्यूज़ में क्यों है, कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट ये है कि हाल ही में जो मीडिया रिपोर्ट्स है वो हमें ये सजेस्ट करती हैं कि भारत को अभी अपने लिए तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना चाहिए। हमें तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत है। हमारे पास में ऑलरेडी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर प्रेजेंट हैं, सभी को पता है। एक है हमारे पास में INS विक्रमादित्य, दूसरा है INS विक्रांत। तीसरा एक और हमें एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना चाहिए, उसको लेकर काम शुरू हो चुका है, ये कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने बताया। उस वजह से दोस्तों यहाँ पर अभी के समय पर ये एयरक्राफ्ट कैरियर न्यूज़ में बना हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर होता है ये एक प्रकार का वॉरशिप है, विशाल सा जहाज होता है, जो अभी आपने स्टार्टिंग में देखा एक वीडियो में, है ना। एक बड़े साइज का जहाज होता है जो कि एक एयर बेस का काम करता है। अब हम एयर बेस क्या कहते हैं, ये आप देख पाओगे, बड़े साइज का जहाज है। इस जहाज के ऊपर कई सारे आपके एयरक्राफ्ट्स रखे हुए हैं। तो एयरक्राफ्ट्स रखे हुए हैं तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर ये एक एयरबेस का काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। आप यहीं से इन एयरक्राफ्ट को उड़ा सकते हैं, समुद्र के बीचों बीच ले जाकर आप बड़े बड़े ऑपरेशंस को कंडक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर वर्क करता है ये एयरक्राफ्ट कैरियर। नाम से पता चल रहा है, एयरक्राफ्ट को कैरी करने वाला जहाज, नाम है एयरक्राफ्ट कैरियर। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर इसकी बहुत सारी ताकतें होती हैं। इसका मेन काम है बड़े बड़े ऑपरेशन समुद्र के बीचों बीच चलाना, जिसमें ये सक्सेसफुल भी रहते हैं। अब मैंने जैसे बोला, भारत को तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की क्यों ज़रूरत है, उससे पहले थोड़ा सा यहाँ पे हम इतिहास जान लेते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर्स का इंडिया में इतिहास क्या रहा है। देश की आज़ादी से दोस्तों अगर हम देखें तो इंडिया को शुरू से ही पता है कि अगर हमें ब्लू वाटर नेवी बनना है तो हमें एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। अब ब्लू वाटर नेवी कौन सी होती है, जो ग्लोबल लेवल पर काम करती है। अभी आगे मैं आपको बताऊंगा ब्लू वाटर नेवी क्या होती है, कौन से देश के पास में ये वाली नेवी है या नहीं है, डिस्कस करेंगे। तो अगर हमें यहाँ पर इस तरीके की नेवी बनानी है, अपने आप को बनाना है इस लेवल पर, तो उसके लिए ढेर सारे एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत है। और भारत का जो पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था, ध्यान रखिएगा, हमारा सबसे पहला एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा था, वो था INS विक्रांत। कहोगे ये तो अभी हमारे पास में 2022 में हमने तैयार किया है, लाए थे? नहीं, ये तो हमने दोबारा बनाया है, वही नाम रखा है। लेकिन भारत का जो सबसे पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था दोस्तों, वो भी INS विक्रांत था। 1961 से लेकर 1997 तक इसने सर्व किया था हमारे इंडियन नेवी के अंदर में। बताया जाता है ओरिजिनली यहाँ पर इसको बनाया गया था ब्रिटिशर्स के थ्रू, इसको नाम दिया गया था HMS हरक्यूलिस। तो इस नाम से यहाँ पर स्टार्टिंग में जानते थे। अंग्रेज़ों ने यहाँ पर इस पूरे एयरक्राफ्ट को बनाया। 19,500 टन के आसपास इसका वजन था। जो 1971 की वॉर हुई थी दोस्तों, उस युद्ध में इसी एयरक्राफ्ट कैरियर ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। 1997 में इसको डीकमीशन कर दिया गया, बाद में इसको तोड़ ताड़ दिया गया 2014 के अंदर में, जब ये सर्विस से पूरी तरह से ख़त्म हो गया। तो 1971 की जो वॉर हुई थी, पता है ना, पाकिस्तान के अगेंस्ट में जो वॉर हुई थी, उसमें यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में हमने इस पूरे एयरक्राफ्ट कैरियर को तैनात कर दिया था। ये हमारा पुराना वाला ओल्ड विक्रांत है, उसी का नाम रख के हमने एक नया वाला अपना INS विक्रांत भी बनाया है।
तो भारत का जो पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था, याद रखना वो कौन सा था, वो था हमारा INS विक्रांत। फिर जो दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिया के पास में आया वो था INS विराट। INS विराट को भी यहाँ पे दोस्तों क्या था, जो ब्रिटिश रॉयल नेवी थी उनने यहाँ पर कमीशन किया था। इसका नाम HMS हर्मिस रखा था। तो अगेन ये भी अंग्रेजों की देन थी INS विराट। और INS विराट वाले एयरक्राफ्ट कैरियर ने बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। श्रीलंका में एक पीस कीपिंग ऑपरेशन चलाया गया 1989 में, और उस ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन जुपिटर। तो उस ऑपरेशन को चलाने में दोस्तों INS विराट का एक अहम रोल था। उसके अलावा इंडियन पार्लियामेंट में जो टेररिस्ट अटैक हुआ था 2013 में, उस पर्टिकुलर केस के दौरान भी एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन पराक्रम। तो उस ऑपरेशन के दौरान भी दोस्तों INS विराट ने बहुत काम किया। और फिर वर्क करते करते 2017 में इसको डीकमीशन कर दिया गया, सर्विस से हटा दिया गया, पुराना हो चुका था। तो INS विक्रांत सबसे पहला था, INS विराट फिर दूसरा इंपॉर्टेंट है। फिर आता है INS विक्रमादित्य। इसका हम दोस्तों आज भी यूज़ करते हैं। ये बेसिकली रशिया का एयरक्राफ्ट कैरियर है। ठीक है, रशिया का एक रिफर्बिश्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसको हमने INS विक्रमादित्य के तौर पर अपने यहाँ पे कमीशन किया नवंबर 2013 में। क्योंकि एक बढ़िया एयरक्राफ्ट कैरियर है दोस्तों, इसके पास में कई सारी कैपेबिलिटीज़ हैं, कई सारे जो हाई परफॉर्मेंस एयरक्राफ्ट्स होते हैं उनको अपने ऊपर ये रख सकता है। जैसे MiG-29 फाइटर हो गए, KM-31 AEW हेलीकॉप्टर्स हो गए, मल्टी रोल यूटिलिटी चेतक हो गए। तो इन सभी हेलीकॉप्टर्स को, इंपॉर्टेंट एयरक्राफ्ट्स को अपने ऊपर कैरी कर सकता है। ठीक है, तो ये है INS विक्रमादित्य। इसका यूज़ आज भी हम करते हैं। अब जब हम लोग INS विक्रमादित्य के बारे में कुछ बातें कर रहे हैं तो मैं आपको थोड़ा डिटेल शेयर कर देता हूँ। ये है वो दोस्तों, इसकी लेंथ है लगभग 284 मीटर। जो टोटल डिस्प्लेसमेंट वेट है इसका वो है 44,570 टन के आसपास। हाइट है 60 मीटर के आसपास। कैपेसिटी क्या है, 24 MiG-29 के एयरक्राफ्ट्स को अपने ऊपर रख सकता है, 34 एयरक्राफ्ट को कैरी कर सकता है। ये इसकी ताकत है। ठीक है, लेकिन ये रशिया से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। फिर हमने जो खुद का अपना एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया वो था INS विक्रांत। एक पुराना वाला है, पहला वाला वो नहीं, अब हमने खुद से बनाया था नया INS विक्रांत, जिसको इंडियन नेवी को सौंपा गया 2020 में। तो अब INS विक्रांत की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो वो यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये है वो। इसकी भी लेंथ कुछ कम नहीं है, 262.5 मीटर के आसपास। यानी जो फुटबॉल होता है, फुटबॉल का फील्ड होता है ना दोस्तों, उस फुटबॉल फील्ड को दो फील्ड्स को मिला दोगे, उतना बड़ा ये साइज़ है इसका। ठीक है, इस शिप को बहुत समय लगा तैयार करने में। पहली बार पानी में उतारा गया अगस्त 2013 में, फिर कई सारे ट्रायल्स हुए। ट्रायल्स होते होते फाइनली सितंबर 2022 में दोस्तों ये जो है INS विक्रांत, इसने काम करना शुरू किया, इसको कमीशन कर लिया गया। तो ये हमारा दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है। पहला हो गया INS विक्रमादित्य, और दूसरा हो गया INS विक्रांत। अभी यहीं पर मांग की जा रही है कि हमें एक तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत भी है, जिसको लेकर ऑलरेडी जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं वो बातचीत कर चुके हैं। कई सारे जो आर्टिकल्स हैं वो ये शेयर करते हैं कि भाई जो कंस्ट्रक्शन है, जो काम है वो शुरू हो चुका है हमारे तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर का। तो दोस्तों यहाँ पर जो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा वो भी INS विक्रांत की तरह ही होगा। उसका भी जो वेट होगा लगभग कह सकते हो 45,000 टन के आसपास हो सकता है। बस होगा क्या, जो INS विक्रांत हमने खुद से बनाया है ना, क्योंकि अपनी खुद की टेक्नोलॉजी पर ली है हमने, उसमें इस्तेमाल की है, तो हमें जानकारी है कैसे बनाना है, जल्दी काम कर सकते हैं। तो उसी में ही दोस्तों कुछ मॉडिफिकेशन किया जाएगा, कुछ नई टेक्नोलॉजीज ऐड की जाएंगी, और उसके बेसिस पर हमारा जो दूसरा ये INS विक्रांत है वो आ जाएगा। मतलब कि एक दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर दोस्तों यहाँ पे हम उसको रेडी कर लेंगे। ठीक है, तो ये वाला भी अगर हम तैयार कर लेंगे तो भारत के पास में टोटल 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हो जाएंगे। समझ गए? अब यहीं पर सवाल ये होता है कि हमें आखिरकार 3 एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत क्यों है। इसी वजह से तो हम ये आर्टिकल डिस्कस कर रहे थे। तो पॉइंट नंबर 1 दोस्तों, इससे क्या होगा, इससे जो इंडिया की नेवी की कैपेबिलिटी है दोस्तों वो बढ़ेगी। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इंडिया का जो कोस्टल एरिया है वो बहुत बड़ा है। आप यहाँ पर देख पाओगे भारत लगभग समुद्र के साथ में 7500 किलोमीटर की बाउंड्री को शेयर करता है। गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये सब वो स्टेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे दोस्तों जो यहाँ पे समुद्र के साथ में बाउंड्रीज को शेयर करते हैं। इंडिया की एक कोस्टल लाइन है समुद्र के साथ में जो लगती है 7500 किलोमीटर, 7500 किलोमीटर से ज़्यादा की है। टोटल 9 राज्य यहाँ पर आप देख पाएंगे, 9 राज्य और 4 यूनियन टेरिटरीज जो हैं वो यहाँ पर इस तरीके से हमारी इन कोस्टल एरियाज में देखने को मिलती हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, इस टेरिटरी की सुरक्षा करनी है या नहीं करनी है? बिल्कुल करनी है। तो अभी हमारे पास में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर तो हैं, जिसको यहाँ लगा दें और एक को यहाँ खड़ा कर दें।
तीसरे की ज़रूरत है नीचे इंडियन ओशन में रखने के लिए। तीसरे को इंडियन ओशन में खड़ा कर देंगे तो हम पूरे टेरिटरी को अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि ये पूरा एयरक्राफ्ट कैरियर एक एयर बेस का काम करता है। यहाँ पे आपके सारे एयरक्राफ्ट्स रहेंगे, कोई अगर हलचल होती भी है दोस्तों तो इस एरिया को आराम से प्रोटेक्ट किया जा सकेगा, इधर से इस एरिया को, नीचे से उस एरिया को। तो हमारी कोस्ट लाइन बहुत बड़ी है, उसके हिसाब से हमें तीसरे एयरक्राफ्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हमें यहाँ पर अपने नेवी को ब्लू वाटर का स्टेटस देना है, तो उसके लिए भी यहाँ पर थर्ड एयरक्राफ्ट चाहिए ही चाहिए। अब मैं आपको थोड़ा सा ब्लू वाटर नेवी के बारे में बताता हूँ। ये ब्लू वाटर नेवी क्या होती है दोस्तों? ब्लू वाटर नेवी एक प्रकार का मैरीटाइम फोर्स होता है। कहने का मतलब है जो ग्लोबली यहाँ पर ऑपरेट करती है, दुनिया के लेवल पर यहाँ पर ये काम करती है, उसको बोलते हैं ब्लू वाटर नेवी। ठीक है, जो स्पेशली हमारे ओपन जो ओशन होते हैं ना, खुले समुद्र हैं, दूर तक हैं, डीप वाटर से, वहाँ पर ऑपरेट करती है, ग्लोबली ऑपरेट करती है, वो आपकी ब्लू वाटर नेवी है। सवाल यह है कि हमारे देश में, दुनिया में कौन से देश हैं जिनके पास में ब्लू वाटर नेवी है? तो यूएसए, अमेरिका के पास में दोस्तों, अमेरिका इकलौता सुपर पावर है जिसके पास में अपनी खुद की डेडिकेटेड फुल ऑपरेशनल ब्लू वाटर नेवी है। चाइना अभी इस पे काम कर रहा है, चाइना अमेरिका के साथ में रेस में लगा हुआ है, वो भी इस स्टेटस को चाहता है। और चाइना के साथ साथ भारत और यूरोपियन कंट्रीज़ भी, यूरोपियन नेवीज़ भी दोस्तों लगातार काम कर रही हैं अपनी ब्लू वाटर फोर्स को डेवलप करने के ऊपर में। तो इसके डेवलपमेंट के लिए भी हमें थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए होगा, ये हमारी ज़रूरत है। फिर उसके बाद एक और चीज़ बताई जा रही है, क्यों ज़रूरत है? इंडिया का जो सी बॉर्न ट्रेड है दोस्तों, समुद्र से बहुत सारा व्यापार होता है भारत का, उसकी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। इंडियन ओशन के अंदर में चाइना का जो इन्फ्लुएंस है, स्पेशली इंडो पैसिफिक रीजन में, वो चाइना का अग्रेशन लगातार बढ़ता चला गया है। उस चाइना के अग्रेशन को यहाँ पे कंट्रोल करना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो भी यहाँ पे हम कर पाएंगे कैसे? इन एयरक्राफ्ट कैरियर्स के माध्यम से। अगर हम चाइना को देखें तो बार बार वो इंडिया के साथ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता हुआ नजर आया है। बार बार उसने कोशिश की है हमारे आसपास के जो पड़ोसी देश हैं उनमें व्यापार करना, उनमें इन्वेस्टमेंट करना, अपने डेट ट्रैप में फंसाना, ये हरकतें उसने की हैं, उनके टेरिटरीज पे कंट्रोल करना। तो दोस्तों उस प्रकार की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए हमें कहीं ना कहीं बहुत सारे कदम उठाने ज़रूरी हैं। जैसे आप यहाँ पर देख पाएंगे इंडियन ओशन में, चाहे वो आपका मलक्का स्ट्रेट हो गया, साउथ चाइना सी हो गया, ये वाला पर्टिकुलर रीजन हो गया, है ना। फिर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे कुछ और स्ट्रेट देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा बाब-एल मंडेब स्ट्रेट देखने को मिल जाएगा। तो ये दोस्तों जितना भी एरिया है, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया देखने को मिलता है, क्योंकि ये वो पोर्शन है जहाँ से व्यापार होता है भरपूर मात्रा में। ये वो रास्ता है जहाँ से सीधा आप इधर निकलकर पैसिफिक ओशन में चले जाएंगे। फिर ये रास्ता वो है, इधर से निकलकर पूरा यूरोप में चले जाएंगे। दुनिया को कनेक्ट करते हैं ये दोनों पर्टिकुलर रीजन्स। तो यहाँ पे चाइना के अग्रेशन को कंट्रोल करना हमारा मेन पर्पज़ है। और इसके लिए भारत के पास में पावर होना, हमारी नेवी के पास में पावर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर हमें चाइना के इस इन्फ्लुएंस को काउंटर बैलेंस करना है तो इसलिए हमें यहाँ पर तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। समझ गए? ये क्लियर हो गया। फिर तीसरा यहाँ पे रीज़न है दोस्तों, भारत की जो कैपेबिलिटी है वो भी बढ़ेगी। ऑब्वियस सी बात है, हम एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाएंगे तो हम उस फील्ड में उतर कर आएंगे। अभी अपने लिए बना रहे हैं, बाकी दूसरे कंट्रीज़ का ऑर्डर्स लेके उनके लिए भी बना सकते हैं। फिर एक और चीज़ है, इससे यहाँ पर क्या होगा, हमारा जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है दोस्तों वो डेवलप होगा, क्योंकि जो ये एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत जो दूसरा वाला है, इसको हमने खुद से बनाया है। तो भारत की इंडस्ट्रीज ग्रो होंगी, छोटे छोटे सेक्टर्स को एक बड़ा नेटवर्क क्रिएट किया जा सकेगा, नई नई नौकरियां जनरेट होंगी, क्योंकि इसको बनाने में बहुत समय लगता है, बहुत सारे लोग चाहिए दोस्तों। समझ गए? तो इसलिए यहाँ पर इंडिया को थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दी है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एग्जामिनेशन में कुछ क्वेश्चंस आपसे यहाँ से बन सकते हैं। आगे आते हैं। अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली यहाँ पर आप इसको GS पेपर नंबर 1 आर्ट एंड कल्चर के साथ में लिंक कर सकते हैं। थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, यूनिक है, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। अब की बार आपने देखा होगा आर्ट एंड कल्चर के कुछ क्वेश्चन हमको नजर आए थे। तो ये जो व्यक्ति आपको दिख रहे हैं फोटो के अंदर में, ये क्या कर रहे हैं, कुछ मूर्तियाँ बना रहे हैं। ठीक है, ये स्कल्प्टर हैं, आइडल स्कल्प्टर हैं, भगवानों की मूर्तियाँ बनाते हैं और भी कई सारे स्कल्पचर्स यहाँ पे बनाते हैं। लेकिन ये जो व्यक्ति आपको दिख रहे हैं दोस्तों, ये स्कल्पटर एक जगह के बहुत ज़्यादा फेमस हैं। नाम है उस जगह का कुमारतुली। तो कुमारतुली का नाम आपने सुना होगा, रिसेंटली काफ़ी चर्चा में आया है। कुमारतुली दोस्तों यहाँ पे नॉर्थ कोलकाता में है। तो वहाँ के स्कल्पटर चर्चाएं में आ चुके हैं, तो इसकी वजह से ये आर्टिकल का डिस्कशन हो रहा है। सवाल आपसे बन सकते हैं, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर ये हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है। तो कुमारतुली दोस्तों आपके नॉर्थ कोलकाता में है। ये दुनिया भर में जाना जाता है किस चीज़ के लिए, कि लंबे समय से यहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ बनाई जाती हैं।
स्पेशली यहाँ पर दुर्गा पूजा जो फेस्टिवल होता है बंगाल के अंदर में, आपको पता होगा बड़ा फेस्टिवल होता है, दुनिया भर से लोग आते हैं दुर्गा पूजा को देखने के लिए। तो वहाँ पर माँ दुर्गा की जो स्कल्पचर है, जो मूर्ति है, उसको यहाँ पर ये लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे बहुत फेमस हैं ये कुमारतुली। नाम ध्यान रखिएगा, इसको कुमारतुली या कुमारतुली या अलग अलग स्पेलिंग से भी डिनोट किया जाता है। ये जगह फेमस है स्पेशली मूर्तिकारों की वजह से। ये जो एरिया है, ये सभी लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार के जो आइडल्स हैं उसको प्रोड्यूस करते हैं, अलग अलग त्योहारों पर मूर्तियाँ बनाते हैं। दुनिया भर में लोग पसंद करके इसको खरीदते भी हैं, तो एक्सपोर्ट भी करते हैं ये। अब तो ये जो एरिया है दोस्तों, ये इसका इंपॉर्टेंस समझना होगा। ऐतिहासिक इंपॉर्टेंस भी इसका बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखोगे तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो डायरेक्टर्स हुआ करते थे, है ना, उनके ऑर्डर के तहत यहाँ पर कई सारी चीज़ें हुई। जो कंपनीज हैं वो यहाँ पर इनको असिस्ट किया करती थी। इन स्कल्पचर्स का जो ये कलाकार हुआ करते थे, इनका सपोर्ट लिया करती थी। ये जो एरियाज़ दोस्तों जहाँ पे हुआ करते थे ना, ये बेसिकली यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कुछ अपने अलग अलग नाम की वजह से जाना जाया करते थे। यहाँ पे बोला ये जाता है कि नॉर्थ कोलकाता के अंदर में बहुत सारे कलाकार ऐसे थे जो कि यहाँ पर बहुत बढ़िया कला करते थे, बट धीरे धीरे करके वो डिसअपियर हो गए। और जो कुमारतुली नाम की जो जगह है, यहाँ पर जो पॉटर्स थे, जो कुम्हार थे, वो सर्वाइव कर गए। और स्टार्टिंग में यहाँ पर यह बोला जाता है कि वो क्या करते, जो कुम्हार थे वो केवल पॉट वगैरह, मटके वगैरह बनाया करते थे। और मटके बनाते बनाते उन्होंने धीरे धीरे यहाँ पर क्या कर दिया, इस एरिया में बहुत सारे स्कल्पचर बनाना, मूर्ति बनाना शुरू किया। भगवान की, देवी देवताओं की यहाँ पर वो मूर्तियाँ बनाते थे, कम्युनिटीज़ के लिए, अलग अलग पूजा के लिए। तब से यहाँ पर दोस्तों स्कल्पचर बहुत प्रोमिनेंट हो गया। तो कुमारतुली जो जगह है वो यहाँ पे अलग अलग स्कल्पचर्स के लिए जानी जाती है। समझ गए? अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है दोस्तों, एक टेम्पल की बात हो रही है जिसका नाम है धकेश्वरी टेम्पल। अब धकेश्वरी टेम्पल भी दोस्तों कुमारतुली में आज के समय पर स्थित है। धकेश्वरी टेम्पल, दो टेम्पल हैं, एक तो बांग्लादेश में है, बांग्लादेशी कैपिटल ढाका के अंदर में। वहाँ पर भी दुर्गा माँ का एक बहुत बड़ा यहाँ पर स्ट्रक्चर हुआ करता था, उसको यहाँ पे इंडिया लेकर आ गए थे हम। तो ध्यान रखिएगा, एक धकेश्वरी टेम्पल कुमारतुली में है, कुमारतुली यानी कोलकाता के अंदर में है, स्पेशली हुगली नदी के ईस्टर्न बैंक पर। और यहाँ पर भी जो मेन देवी की यहाँ पर जो मूर्ति है वो माँ दुर्गा की मूर्ति यहाँ पर लगाई गई है। बंगाली जो हिंदूज हुआ करते हैं दोस्तों, यहाँ पर वो धकेश्वरी जो यहाँ पर जगह है दोस्तों, वहाँ पर कह सकते हो अगर आप देखोगे तो स्पेशली ढाका के अंदर, यानी कि बांग्लादेश की बात हो रही है, तो बांग्लादेश में भी यहाँ पर धकेश्वरी टेम्पल हुआ करता था। वहाँ पे एक बहुत बड़ी मूर्ति यहाँ पर देखने को मिला करती थी। तो जो वो आइडल है दोस्तों, उसको कैलकाटा लेकर आया गया था, कोलकाता ले आए थे जब बंटवारा हुआ था 1947 में। तो यहाँ पे कोलकाता लेकर आ गए थे। तब से दोस्तों यहाँ पर वो जो मूर्ति है वो यहीं पर है। और फिर कोलकाता में ही यहाँ पर एक नया टेम्पल खुला और नाम हमने धकेश्वरी टेम्पल उसको दिया। तो ये धकेश्वरी टेम्पल के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें हो गई, ध्यान रखना हमारे लिए ज़रूरी है, क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर आपके पास में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है, ज़रा इसको यहाँ पर अटेम्प्ट करना। क्वेश्चन ये है कि जो कुमारतुली है एक रेनोन्ड प्लेस है, हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिली है, लेकिन ये किस रिलेशन में ये न्यूज़ में देखने को मिलता है, आपने ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए, क्या ये एक वज्रायन बुद्धिस्ट साइट है उड़ीसा के अंदर में, या ऑप्शन नंबर बी, ये हाल ही में डिस्कवर किया हुआ हड़प्पन साइट है बिहार के अंदर में, या ऑप्शन नंबर सी, ये एक वो जगह है जो फेमस है वेस्ट बंगाल के स्कल्पचर्स के लिए, या ऑप्शन नंबर डी, असम के अंदर में एक साइट है जो वैष्णविज्म से रिलेटेड है। तो बताइए चारों में से कौन सा इसका सही उत्तर होना चाहिए। बहुत सरल क्वेश्चन है, आंसर मैं सबके एंड में दे ही दूंगा, अभी के लिए आप केवल इनको अटेम्प्ट करते हुए चलना। ना दोस्तों आते हैं अपने एक और एडिटोरियल पर। हमारे इंडियन एक्सप्रेस में एक बहुत ही शानदार एडिटोरियल है। आपने देखो हाल ही में देखा होगा जो नीट पेपर है, नीट का पेपर लीक हुआ। केवल नीट का ही नहीं, ऐसे बहुत सारे जो पेपर्स हैं दोस्तों वो ऑलरेडी बड़े बड़े जगह पर लीक हो चुके हैं, जिसको लेकर बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। चाहे वो आपका यूपी कांस्टेबल का पेपर हो, रीट 2023 का पेपर हो, नीट यूजी 2024 का पेपर हो, टीएसपीसी का पेपर हो, तो बहुत सारे पेपर्स लीक हुए हैं। तो उसको लेकर यहाँ पर राइटर ने बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है। अब ऐसे आर्टिकल हमारे लिए बहुत काम के होते हैं, ठीक है। यहाँ पे है मधुलिका सोनकर, तो उन्होंने आर्टिकल लिखा है, ये बताती हैं कि आखिरकार ये जो एग्ज़ाम पेपर है वो क्यों लीक हो रहे हैं और कितना बड़ा मुद्दा बन चुका है आज के समय पर, और इन एग्ज़ाम पेपर लीक को कैसे हम टैकल कर सकते हैं वो भी इन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। तो चलिए एक एक करके सारी चीज़ों को समझेंगे, बहुत अच्छे से सुनना है क्योंकि लास्ट में आपको मेंस का क्वेश्चन मिलेगा तो उसको अटेम्प्ट भी करना है। चलिए बात करते हैं। तो हाल ही में दोस्तों यहाँ पे जो एग्जाम पेपर लीक के केसेस नजर आए, स्पेशली यहाँ पर ऊपर नदर्न स्टेट्स में, वो एक बड़ा मुद्दा बनकर आया अब की बार लोकसभा के इलेक्शंस में। काफ़ी गुस्सा भी थे लोग, स्पेशली जो यूथ हैं दोस्तों वो भी यहाँ पर
काफ़ी इलेक्शन में उन्होंने यहाँ पर अलग अलग अपना वोट देकर पावर दिखाई है इस बार, क्योंकि लास्ट ईयर क्या होता है, बहुत सारे जो पेपर्स हैं वो लीक होते हैं। एग्ज़ाम पेपर लीक और बड़े बड़े स्कैम स्पेशली उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और बिहार में देखने को मिले। और जहाँ पे यंग लोग स्पेशली 18 से 25 साल का जो नौजवान कह सकते हो यहाँ पर यूथ है, वो लगातार काम कर रहा था, पढ़ रहा था, पेपर दे रहा था। बट क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर जब वो पेपर देता है, लगता है अब की बार निकल जाएगा, पता चला पेपर लीक हो गया, फिर रद्द हो गए पेपर। अब पेपर कब होगा पता नहीं चल रहा। तो इसकी वजह से दोस्तों यूथ लंबे समय से बहुत ज़्यादा नाराज़ था। उसका असर दोस्तों यहाँ पे डेफिनेटली इस बार जो इलेक्शन है उसमें देखने को मिला हमारी रूलिंग पार्टी को। अब उसी के बेसिस पर राइटर ये बोलती हैं, आखिरकार इतना बड़ा मैटर हो क्या गया, केवल एक आध पेपर ही तो लीक हुए होंगे, जगह जगह पर हो जाते हैं, कोई मिस्टेक हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं दोस्तों, हर एक पेपर लीक हो रहा है। कहने का मतलब है, राइटर ने एक्सप्लेन किया है, बोला है पिछले 5 सालों में दोस्तों 15 राज्यों के अंदर 41 पेपर लीक्स हो चुके हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है। एक आध बार चलो समझ में आता है, फिर आप उसमें सुधार कर सकते हैं। 15 राज्यों में पिछले 5 सालों में 41 बार पेपर लीक हो चुका है। 41 बार पेपर लीक होने का मतलब है 1.4 करोड़ जो जॉब सीकर्स हैं, जो जॉब की मांग कर रहे हैं, जो वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनके साथ में खिलवाड़ हो रहा है। समझ गए? अब यहाँ पे जो बड़े बड़े पेपर लीक हुए हैं रिसेंट समय पर, उसमें एक आता है यूपी कांस्टेबल का। यूपी कांस्टेबल 2023 का पेपर लीक होता है दोस्तों। इसकी वजह से एग्जाम कैंसिल कर दिया गया और जो 3 लोग इन पेपर लीक के पीछे के कारण थे उनको अरेस्ट भी किया गया। फिर उसके बाद में एक पेपर था रीट 2023 का पेपर लीक। राजस्थान का होता है ये, एलिजिबिलिटी फॉर एलिमिनेटरी एज टीचर्स के लिए यहाँ पर ये पेपर होता है, ये भी लीक हुआ। फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर TSPC यानी जो तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये लीक हो गया। नीट UG 2024, अभी नीट एग्जाम की बात कर रहे हैं, इसके ऊपर सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, ये भी लीक हुआ। असम क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम भी दोस्तों यहाँ पर लीक हो गया। इसकी वजह से एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। तो ये तो केवल कुछ एग्जाम्स हैं जिनकी बात हो रही है, बट मैंने आपको बताया ना पिछले 5 सालों के अंदर 41 पेपर लीक्स हुए हैं जगह जगह पर। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है, राइटर ये बोलते हैं कि आखिरकार जो ये जल्दी जल्दी इतने सारे पेपर लीक्स हो रहे हैं इंडिया में, आपने ARO का एग्जाम देखा होगा, RO का, उसमें पेपर लीक हुआ। तो ये जो पेपर लीक हो रहे हैं फ्रीक्वेंट, इसका इंपैक्ट इंडिया के ऊपर क्या पड़ रहा है, जरा ये देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे बन भी सकता है कि जो ये पेपर लीक से किस्से नजर आ रहे हैं, इसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या देखने को मिल रहा है। सबसे पहला इंपैक्ट है दोस्तों यहाँ पर जो हमारे रूरल एरियाज हैं, या वो स्टूडेंट्स हैं दोस्तों जो छोटी जगह से आ रहे हैं, गाँव से आ रहे हैं, ज़मीन बेच कर आ रहे हैं, दिल्ली में आके पढ़ाई कर रहे हैं। सबसे बड़ा जो कह सकते हो दुख है ना, वो उन लोगों के लिए है। भाई एक रूरल बैकग्राउंड से आए, गांव से निकल कर आए, गांव से निकलने के बाद में आके वो यहाँ पर कितने ज़्यादा डेट में है। जैसे मैंने बोला, लोन लेकर आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अपनी इतनी महंगी महंगी फ़ीस पे कर रहे हैं कोचिंग सेंटर्स के अंदर में। उसके अलावा यहाँ पे रहने का खर्चा, हर चीज़ का मैनेज करना, फैमिली से दूर रहना, इतनी सारी चीज़ों को यहाँ पर मैनेज करने के बाद में बच्चा वो पेपर दे रहा है। सोच रहा है यार 1 साल की बात है, लग कर मेहनत करूँगा, पेपर दूंगा, फिर घर चले जाऊँगा। लेकिन हुआ क्या, लग के उसने मेहनत की, पेपर दिया, लीक हो गया, कैंसिल हो गया पेपर। दोबारा पेपर होगा, कब होगा पता नहीं। क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? डेफिनेटली यहाँ पर उसके मेंटल हेल्थ के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जो स्टूडेंट्स यहाँ से आ रहे हैं उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। दूसरा, यहाँ पे उनके इमोशनल, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ पर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। वो इंसान को डर रहेगा यार आगे फिर से हो सकता है क्या वो दोबारा तैयारी कर सकता है उसी लगन से जैसे पहले उसने किया था। नहीं, अगर ऐसा नहीं होगा दोस्तों तो इसकी वजह से जॉब क्राइसिस क्रिएट होगा। वो फिर व्यक्ति जो है, जॉब नहीं मिलेगी उसे, आगे वो ऐसे ही रहेगा। जॉब क्राइसिस देखने को मिल जाएगा देश के अंदर में। फिर यहाँ पे अगर आप देख पाओगे, कई बार जो है एग्जाम से कैंसिल कर दिए जाते हैं, पोस्टपोन कर दिए जाते हैं पेपर लीक की वजह से। फिर वो होते भी हैं, नहीं होते हैं, उसके लिए बार बार कह सकते हो अलग अलग कैंपेन चलाने पड़ते हैं, उसके बाद होते हैं। ये भी एक बड़ी दिक्कत है। फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, उसके बाद क्या एक ट्रस्ट बन पाएगा, बच्चे में कॉन्फिडेंस आ पाएगा? अगर इस तरीके से पेपर लीक्स होते रहेंगे तो जो स्टूडेंट्स है दोस्तों, वो अपना जो भरोसा है एग्जाम के ऊपर वो खो देंगे। अपने जो एफर्ट्स वो लगा रहे हैं वो उस तरीके से एफर्ट्स नहीं लगाएंगे। उनको लगेगा यार वापस फिर से यही होना है, अच्छा तैयारी ना करो, कुछ और कर लो। समझ गए? अब राइटर यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं आखिरकार हमें कौन कौन से स्टेप्स, कौन कौन से कदम लेने चाहिए इस एग्जाम पेपर लीक्स को टैकल करने के लिए। तो इन मामलों को टैकल करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप है दोस्तों जो लेना चाहिए वो है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन एंड अनफेयर मीन्स। अच्छा,
सुनिए, मैं लेना नहीं चाहिए, कौन कौन से स्टेप्स ऑलरेडी हम ले चुके हैं। कई सारे कदम उठाए गए हैं दोस्तों। मैं आपको बताऊं, हमारे पास में अलग अलग लॉज हैं, रूल्स रेगुलेशंस हैं जो पेपर लीक्स को टैकल करते हैं, बट प्रॉब्लम यह है कि उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। जैसे एक एक्ट है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट। ये जो एक्ट है इसका मेन मकसद क्या है? जो ये गलत तरीके से या गलत चीज़ें अपनाई जा रही हैं पब्लिक एग्जामिनेशन में, उसको टैकल करना। फिर उसी प्रकार से एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाई गई थी, एक बॉडी जो बड़े बड़े एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाएगी, बट इसी बॉडी ने स्कैम कर दिया नीट के पेपर में। तो बताइए यहाँ पर क्या होगा? फिर है ट्रांजिशन टू ऑनलाइन एग्जाम्स। जो आपके ऑनलाइन एग्जाम देखने को मिल रहे हैं, ये बोला जा रहा है एक बढ़िया सोल्यूशन है। इससे क्या होगा? ऑनलाइन सारा काम किया जा सकेगा। जो प्रिंटिंग का या डिस्ट्रीब्यूशन का रिस्क होता है वो खत्म हो जाएगा। ज़्यादातर पेपर लीक से जो केसेस है वो कहाँ से नजर आए? जहाँ पर फिजिकली पेपर दिया जा रहा था। ऑनलाइन होगा तो सिचुएशन थोड़ी सी कंट्रोल की जा सकेगी। तो इस बेसिस पर यहाँ पे क्या हुआ, ये सारे कदम उठाए गए हैं पेपर लीक्स को टैकल करने के लिए। लेकिन दोस्तों फिर भी सब कुछ सही से नहीं हो पाया, क्योंकि अभी भी जो इंडिया में एग्जाम सिस्टम है उसमें बहुत सारी खामियां हैं। पहली चीज़ जो सबसे बड़ी दिक्कत है एग्जामिनेशन प्रोसेस में, वो है क्वेश्चन पेपर की सेटिंग, उसका प्रिंट करना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना। कई उसी दौरान यहाँ पर पेपर लीक्स हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास में प्रॉपर सिक्योरिटी मेजर्स नहीं है। दूसरी जो प्रॉब्लम है इनएडिक्वेट आईटी सिस्टम। आप बात कर रहे हो ऑनलाइन एग्जाम्स की, आप ऑनलाइन एग्जाम्स लेकर आए, ठीक है, लेकिन ऑनलाइन एग्जाम्स में भी दोस्तों अगर प्रॉपर टेस्टिंग ना हो, प्रॉपर तरीके से आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम को वहाँ पे रखा ना हो, तो उसकी वजह से यहाँ पर हैकिंग हो सकती है ऑनलाइन एग्जाम में। तो वहाँ पर भी खतरा है ऑनलाइन एग्जाम में। फिर तीसरा एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इनएडिक्वेट पेनल्टीज एंड इन्फोर्समेंट। आज के समय पर जो कानून है वो कहीं पर भी इस चीज़ को क्रिमिनलाइज नहीं कर रहा है। बात यह है कि कहीं पर भी अगर पेपर लीक हो रहा है तो उसको हमें एक सख्त अपराध बनाना होगा, दंड देना होगा, लोगों को दिखाना होगा लोगों में कि हाँ भाई अगर ये कोई हरकत करता है तो उसके साथ में भी ये होगा। बट वो पेनल्टीज वगैरह हमारे पास में दोस्तों प्रॉपरली है नहीं। फिर एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमारे पास में ना ही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, कोई भी डेडिकेटेड एजेंसी नहीं है जो इस प्रकार से जो एग्जाम से संबंधित अपराध हो रहे हैं उन अपराध को देख सके। तो उन अपराधों को टैकल करने के लिए, उन अपराधों से निपटने के लिए हमारे पास में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, यह बताया गया। फिर उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, एक और चीज़ वो यहाँ पर यह है, जो स्टेट गवर्नमेंट है दोस्तों, वो आज के समय पर अपनी तरफ से कुछ ज़्यादा कर नहीं रही है। स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर अपना जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा दिखाते नहीं है इन सब चीज़ों में। तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। हमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को मिलकर यहाँ पे काम करना होगा, तभी इस प्रकार से जो एग्जामिनेशन के अंदर में जो ये पेपर लीक का बड़ा इशू है उसको टैकल कर पाएंगे। केवल एक के रोकने से कुछ नहीं होगा। अब उसी को देखते हुए राइटर ने कुछ वे फॉरवर्ड शेयर किया है कि आगे हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या करना होगा, जो एग्ज़ाम आप कैंसिल करते हो उसका कंपनसेशन देना होगा। स्पेशली यहाँ पर जो लोग बहुत ज़्यादा दबे हुए हैं, या कह सकते हो कि मतलब कि जो उन्होंने बहुत ज़्यादा उधार ले रखा है, कर्जे के तले दबे हुए हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से गुजर कर आए, उनको कौन देखेगा? पहली चीज़ उनके लिए कुछ करना होगा। और उससे बढ़िया चीज़ यह है कि भाई फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को बनाएं। कहीं पर भी पेपर लीक होता है तो उस केस की सुनवाई में बहुत समय लग जाता है, फिर पेपर कब होगा पता नहीं। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट दोस्तों यहाँ पे बनाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो पेपर लीक होंगे उसमें तुरंत यहाँ पे वो इन्वेस्टिगेशन कर सकेंगे, यानी तुरंत वो मैटर को देखा जा सकेगा। एक और काम कर सकते हैं, एग्जामिनेशन प्रोसेस को और ज़्यादा मजबूत करना होगा। हमें सिक्योरिटी मेजर्स बढ़ाने होंगे। जहाँ पर भी क्वेश्चन पेपर की सेटिंग हो रही है, जहाँ पे भी प्रिंटिंग हो रही है या डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, वहाँ पे जितनी भी कमियाँ हैं उसको अच्छे से देखना होगा। फिर देखने के बाद में सिक्योरिटी को बढ़ाना होगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का आप यूज़ कर सकते हैं। फिर बात आती है पेनल्टीज़ एंड इन्फोर्समेंट। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है कि हमें प्रॉपर तरीके से जो सख्त से सख्त कानून है वो यहाँ पे लाने होंगे पेपर लीक्स को लेकर, क्योंकि यहाँ पे करोड़ों युवाओं का जो जॉब है उसका सवाल है। तो हमें इसको यहाँ पर एक अपराध घोषित करके एक बहुत ज़्यादा सख्त कानून लाने की ज़रूरत है कि अगर कोई भी व्यक्ति इस पूरे स्कैम में शामिल होता है या इस अपराध में शामिल होता है तो उसको कड़ा सा कड़ा दंड दिया जाएगा, जिससे यहाँ पर कोई कह सकते हो कि हिम्मत ना कर सके इस प्रकार से पेपर को लीक करने की। तो ये यहाँ पर हमें करना होगा। ऐसे वे फॉरवर्ड्स राइटर ने शेयर कर रखे हैं। आई होप आप लोगों को अच्छी तरीके से पूरा का पूरा मैटर क्लियर हो चुका है। चलिए देखते हैं आपने कितने अच्छे से हर चीज़ को सुना है। आज का मेंस का क्वेश्चन यहाँ पे आपने अटेम्प्ट करना होगा।
तो ये क्वेश्चन आपका इसी आर्टिकल के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन ये बोलता है, व्हाट आर द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ पेपर लीक इन इंडिया एंड व्हाट आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इशू अकॉर्डिंग टू यू। ठीक है, यानी कि ये जो नेगेटिव इम्पैक्ट पे पड़ रहा है पेपर लीक का भारत के ऊपर में, वो क्या पड़ रहा है वो समझाइए, इसका उपाय क्या हो सकता है वो आपने समझाना है। एक बार हिंदी में रीड कर देता हूं ताकि हिंदी माध्यम वाले एस्पिरेंट भी बढ़िया से पढ़कर एक बढ़िया सा आंसर लिख सकें। तो यहां पर बोला जा रहा है भारत में जो पेपर लीक के नकारात्मक प्रभाव हैं वो क्या है, पहले तो वो बताइए, और आपके अनुसार इस समस्या का समाधान क्या है वो बताइए 250 शब्दों में। आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 78,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लिखकर वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। अपने आंसर को सबमिट करने के साथ साथ दोस्तों एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करना है। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करेंगे बहुत सारे फायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हैं कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। समझ गए ना। इसी प्रकार से दोस्तों आज के द हिंदू का भी एक एडिटोरियल है ना, लेकिन ये जो एडिटोरियल है ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। KM सेठी साहब ने लिखा है इस एडिटोरियल को, तो इस एडिटोरियल में कुछ ज़्यादा खास चीज़ें नहीं है। कहोगे क्यों सर, पढ़ना चाहिए, यहाँ पे बात हो रही है एनवायरमेंट की। बिल्कुल हमने पढ़ा हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए नीचे आपको दिख रहा है 31 मई। करना क्या है, इस पूरे एडिटोरियल के अंदर में जो भी चीज़ें वो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन की हुई हैं। आप क्या कर सकते हैं, यूट्यूब पर जाने के बाद में लिखना 31 मई 2024 द हिंदू बाय दीपक यादव एजुकेशन। आपको ये वीडियो मिल जाएगा, इसमें 28 मिनट 13 सेकंड पर चले जाना। ये आप देख पाओगे, ये मिनट भी लिखा हुआ है। जाओगे तो इस तरीके से आपको ये वीडियो मिल जाएगा, ये आर्टिकल मिल जाएगा। यहाँ से पूरा का पूरा मैंने आपको इसके बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है कि आखिरकार जो एंटार्क्टिका के अंदर में जो टूरिज्म है दोस्तों, उसको किस तरीके से भारत अपोज कर रहा है और अपोज करना भी चाहिए। ठीक है, उसको लेकर यहाँ पे राइटर ने भी वही बात बोली है। चलिए इसको आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। समझ गए। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन। अब जो आपके मेंस के क्वेश्चन थे, सॉरी मेंस का क्वेश्चन बोल रहा हूँ, जो बीच बीच में मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं प्रीलिम्स के, उनके आंसर्स क्या क्या हैं फटाफट मैं आपको ये बता देता हूँ। जैसा आपसे पूछा गया था फैटी लीवर डिजीज़ को लेकर। ठीक है, यहाँ पे पहला स्टेटमेंट ये बोलता है जो इंसुलिन रेसिस्टेंस है ये क्या करता है, ये यहाँ पर आपके लीवर में स्पेशली जो एक्सेस ग्लूकोज उसको फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है जो फैटी एसिड्स आपके लीवर में स्टोर होता है इसकी वजह से फैटी लीवर डिजीज़ होने शुरू हो जाती है, ये बीमारियां होनी शुरू हो जाती हैं। ये भी स्टेटमेंट सही है। तो स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों के दोनों करेक्ट हैं। इस वजह से ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ठीक है, कितनों ने ऑप्शन नंबर ए लगाया बताइए नीचे। फिर आपसे यहाँ पे पूछा गया था कुमारतुली को लेकर। तो जो कुमारतुली है ये एक रिनोन्ड प्लेस है। हाल ही में ये किस वजह से न्यूज़ में है और ये किस रिलेशन में देखने को मिलती है वो आपने बताना है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। कुमारतुली एक बहुत ही फेमस जगह है वेस्ट बंगाल के अंदर, जो कि वहाँ के स्कल्पचर्स के लिए जानी जाती है, मूर्ति की और मूर्तिकारों की वजह से जानी जाती है। फिर ये क्वेश्चन आपको बीच में दिया गया था भिल ट्राइब को लेकर कि इंडिया में जो भिल ट्राइब है दोस्तों उसको लेकर 3 स्टेटमेंट से बताइए, इन तीनों में से कितने स्टेटमेंट सही हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए है, केवल एक स्टेटमेंट सही है और वो भी पहला वाला, बाकी ये 2 गलत हैं। पहला वाला तो सही है, ये तो करेक्टली पता होगा, ये तो मैंने डायरेक्टली आपको बताया था कि जो भिल ट्राइब है दोस्तों उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू एज अ क्रिमिनल ट्राइब यहाँ पर घोषित किया गया है। लेकिन दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है जो भीमा नायक हैं इन्होंने राजस्थान के भिल्स को लीड करते हुए भिल राज के लिए लड़ाई लड़ी। तो भिल राज के लिए लड़ाई लड़ने वाले भीमा नायक नहीं थे, वो थे यहाँ पर गोविंद गुरु। तो ये दोनों इंटरचेंज कर दिए गए स्टेटमेंट, तो ये वाला गलत है। तीसरा वाला देखिए कि जो भिल रेबिलियन है महाराष्ट्र के अंदर में, इन्होंने यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स हैं इनके अगेंस्ट में रिवोल्ट किया और इसको लीड किया गोविंद गुरु जो के थे। नहीं, ये जो यहाँ पर दोस्तों महाराष्ट्र में पूरा का पूरा ग्रुप जो विद्रोह हुआ था उसको लीड यहाँ पे भीमा नायक जी ने किया था, ना कि गोविंद गुरु ने। तो जैसे मैंने बोला ना, बस खाली नाम चेंज कर दिए गए। तो इस वजह से यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ओनली 1 यहाँ पर आपका एक सही उत्तर है, वो केवल स्टेटमेंट 1 आपका करेक्ट है। समझ गए ना। अब आते हैं आपके यूपीएससी के प्रैक्टिस क्वेश्चन पे, जो स्टार्टिंग में आपको क्वेश्चन दिया गया था सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन वाला। तो दोस्तों यहाँ पे 2 स्टेटमेंट बताइए, दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 और 2। ठीक है, पहले हमने पढ़ रखा है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में, तो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, स्टेटमेंट, एक सेकेंड रुको, स्टेटमेंट बी सही है इसका, केवल दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत है। क्यों? क्योंकि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एक स्टैचुटरी बॉडी है जिसको यहाँ पर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत बनाया गया है।
लेकिन आपका क्वेश्चन बोलता है क्या सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? नहीं, संवैधानिक बॉडी नहीं है, स्टैच्यूटरी बॉडी है, ध्यान रखिएगा। दूसरा स्टेटमेंट सही है कि हाँ, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 जो है, या आपको सिटीजन, जितने भी सिटीजन हैं उनको अलाउ करता है कि वो अपील फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ पे अगर इन्फॉर्मेशन उनकी डिनाई कर दी जाती है तो यहाँ पे वो डायरेक्टली इस सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन के पास में जाकर रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपका जो यहाँ पर दूसरा वाला स्टेटमेंट है वो सही है। दैट इज़ वाई ऑप्शन नंबर बी, 2 ओनली इज़ द करेक्ट आंसर। समझ गए दोस्तों? तो ये यहाँ पर आपका ये वाला प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गया यूपीएससी का। ये था आज का डिस्कशन। आई होप आपको मजा आया होगा, बहुत सारी जानकारी मिली होगी। धीरे धीरे हम इसमें बहुत सारी और भी जानकारी ऐड करने वाले हैं और इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को ऐड करने वाले हैं। तो एक कंप्लीट पैकेज एज अ करंट अफेयर्स के तौर पर मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूँ। ठीक है, ये वीडियो एक ऐसा वीडियो होगा जो आपको पूरी तरह से ताकत देगा करंट अफेयर्स के फॉर्म में। दोस्तों, वीडियो की लेंथ को लेकर प्लीज़ परेशान ना होइएगा। अगर 1.5 घंटे का या 1 घंटा 40 मिनट या 50 मिनट तक भी वीडियो जा रहा है तो प्लीज़ आप उसको मैनेज करना सीखिएगा। मैं खुद यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे बड़े दिनों बाद मैंने 1.5 घंटे का वीडियो रिकॉर्ड किया है, तो अभी भी यहाँ पर आप देख पाओगे जो मेरी आवाज़ है वो काफ़ी चेंज हो चुकी है। मुझे खुद थका थका महसूस हो रहा है, बट मैं वापस से इन चीज़ों को गेन करूँगा। पहले मैं बहुत लंबे लंबे वीडियोज़ रिकॉर्ड किया करता था, आज देखो 1.5 घंटा का वीडियो रिकॉर्ड करने में थोड़ा हालत ख़राब सा लग रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने कवर की हैं। ठीक है, तो इस तरीके से डेली बेसिस पे वीडियोस मिलेंगे। बाकी आप अपना रिस्पांस नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है, क्या हटानी है, वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में एज अ सजेशन के तौर पर शेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर अटैम्प्ट कीजिए, उनका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। क्योंकि कल मैंने आप लोगों से यही पूछा था कि बताइए भैया दोनों वीडियोज़ को कंबाइन कर दिया जाए क्या, तो लगभग 1000 लोगों ने कमेंट करके बोला हाँ कंबाइन कर दो। उसके बेसिस पे हमने कंबाइन किया है। बाकी आगे का रिस्पांस आपका जैसा होगा वैसा हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे ना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।